हाँ, तो मोटा माटी हमने पिछले सेशंस में यही बात की कि हम 70 साल की जिंदगी हैं, 70-75 साल हम रहते हैं। उसमें से 25 साल एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टाइम हम स्कूल्स में बिताते। मतलब 50 साल हम सही से जी पाए, इसके लिए हम 25 साल स्कूलों में रहते हैं। 1/3 ऑफ अवर लाइफ। और 1/3 ऑफ अवर लाइफ स्कूल्स में रहने के बाद अपनी 2/3 लाइफ अच्छी कर पाए इस सपने को लेकर के जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि 2/3 ऑफ माई लाइफ से 1/3 ऑफ माई पढ़ाई का कोई मतलब रह नहीं जाता। अब 25 साल की पढ़ाई जब हमको खराब दिखने लग जाती है पूरे 50 सालों में, तो फिर हमको पढ़ाई से नफरत होने लग जाती है। अब 25 साल के बाद हिंदुस्तान का कोई आदमी पढ़ना नहीं चाहता। 30 साल के जब हम होते हैं, जब हम 30 साल के हो रहे होते हैं, अगर किसी हिंदुस्तानी से कहो तुम पढ़ोगे, क्या तुम कुछ सीखना चाहोगे, तुम बोलते सीखने के दिन गए भैया, अब मुझे नहीं सीखना। आप देखेंगे एक सीखने को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के एक रेबिलियसनेस आ जाता है, एक निगेटिविटी आ जाती है। हम कुछ भी नया नहीं सीखना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे 25 साल इतने निगेटिविटी भरे होते हैं। 25 साल इतना जोर जबरदस्ती किया गया होता है। 25 साल हमको इतना दबाया गया होता है। तो अगर तैयारी की चीज काम की है, तो फिर 50 साल हम परेशान क्यों हैं? और अगर 50 साल हम परेशान हो रहे हैं, तो फिर 25 साल हम क्या कर रहे हैं? ऐसे में अगर इन 25 सालों पे बच्चा प्रश्न उठाने लग जाए कि हम 25 साल क्यों पढ़ें, 25 साल पढ़ के क्या करें, और फिर वो देखता है इस पूरे 25 साल जो हमने काम किया था, एक ही किया था कि कैसे हम पैसे ज्यादा कमा पाए। तो वही बच्चा देख रहा है कि मैं जितना पैसा कमाता हूं, मुझसे ज्यादा पैसे वो कमा ले रहे हैं जो कभी स्कूल गए नहीं। मुझसे ज्यादा पैसे वो कमा ले रहे हैं जो बोर्ड के प्रेशर से कभी निकले नहीं। वो कमा ले रहे हैं जिन्होंने रात रात भर जग के पढ़ा नहीं। तो फिर इस समय बच्चा पूछने लग जाता है, फिर बोर्ड एग्जाम में इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? फिर वो बोलता है फिर सीए करने का इतना क्या फायदा? फिर वो बोलता है फिर इतनी डॉक्टरी करने का क्या फायदा? फिर वो बोलता है रात रात जग भर जगने का क्या फायदा? फिर वो बोलता है इतनी ज्यादा पढ़ाई करने का, मेहनत करने का क्या फायदा? जो मैं कर पाया था मुझसे ज्यादा तो और लोगों ने कर लिया। तो क्या इन सब बातों से हमको इन 25 सालों में, जिन 25 सालों में हम अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, इस पे कोई प्रश्न चिन्ह लगता नहीं दिखता? दिख रहा जी है सर, सर। बिल्कुल है। दिखता है ना? तो हमको ये देखने की बात है यहाँ पर पूरा, देखो ये पेरेंट्स हैं और यहाँ पर वो पेरेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा सिंसियर पेरेंट्स में से एक है। तो यहाँ पर हमको ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये 25 साल की तैयारी के बाद खाना बनाने में, मुझे दाल बनाने में अगर 1 घंटा लगता है, और उस 1 घंटे में से हम 20 मिनट केवल दाल बनाने की तैयारी करें, और उसके बाद भी वो दाल खराब बने, तो फिर दाल खराब बन रही है, इसमें दाल खराब बनने के प्रोसेस पे हम प्रॉब्लम करें, या फिर इस बात पे प्रॉब्लम करें कि भैया ये जो 20 मिनट तुमने फिर किया क्या? ये 20 मिनट तुमने क्या किया? क्योंकि अगली पूरी जिंदगी तो उसी 20 मिनट पे निर्धारित थी। तो ये एक प्रश्न आएगा। तो इस बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम में बहुत सी बातें की थी। तो आपको क्या लगा, कुल मिलाकर आपका आउटकम क्या निकला? आप क्या देख पा रहे हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? अभी तक आपकी समझ क्या बैठी? सर मेरा एक मन में एक बात थी कि अगर पहले लड़ाइयाँ कम होती थी, है ना, हम संयुक्त परिवार में रहते थे, संबंध भी अच्छे थे, तलाक भी कम होते थे, शादियां भी आसानी से हो जाती थी, हम स्वीकार भी कर लेते थे, समर्पण भी था, स्कूल्स भी कम थे। और तो अब जो स्कूल्स हैं वो बाहरमुखी हैं, अभी प्रोसेस सब बाहरमुखी है। तो क्या पहले अंतर्मुखी थे हम? समाज अंतर्मुखी था, स्कूल अंतर्मुखी थे। इससे पहले भी समझ नाम की चीज थी, इस बात पे बहुत बड़ा प्रश्न बना रहेगा। इससे पहले हम बिना क्वेश्चन के रहते थे। हमारे तर्क कम थे। हम हम्म। आस्थावादी विधि से रहते थे। हम लोगों की हम्म। बात सुन के रह लेते थे। जैसी परंपरा चल रही थी उसको हम फॉलो करके रह लेते थे। आज से 30 साल पहले, 50 साल पहले आपके जब पापा या बाबा की शादी हुई होगी, तो उन्होंने सुहाग रात वाले दिन अपनी पत्नी को देखा होगा। उनके करेक्ट। क्वेश्चंस नहीं थे। इससे 30 साल पहले ये शुरू हो गया कि भाई हम लड़की देखने जाएंगे। लेकिन अगर लड़की लड़की देखने जा रहे हैं तो मना करने का अधिकार नहीं था। गए हैं मतलब देखना हम्म। है, मतलब देख लिया है, मतलब ओके है मामला। अब मना नहीं कर सकते आप। तो उस समय करेक्ट। इतनी स्वीकार्यता थी। तो कहने का मतलब क्या हम्म। हुआ? जैसे जैसे हमारे पास विज्ञान आया, विज्ञान ने हमको तर्क दिया, वैसे वैसे इससे पहले जो 3 आधार बने हुए थे, या तो डर के आधार पर बात बन रही थी, या तो लालच के आधार पर बात बन रही थी, या तो आस्था के आधार पर बात बन रही थी, वो तीनों के तीनों आधार गिर गए क्योंकि हमारे पास तर्क आ गया। अब तर्क आ हम्म। गया तो हम ये बात पूछ पाते हैं कि शादी क्यों करनी है। तर्क आ गया तो हम हम्म। ये पूछ पाते हैं कि शादी से जो मिलने वाली चीजें हैं वो तो बिना शादी के मिल सकती हैं। अब इससे पहले इस बात की स्वीकार्यता थी कि लड़की ही लड़के के घर जाएगी। थी ना स्वीकार्यता कि लड़की ही लड़के के घर जाएगी।
अब तर्क करेक्ट। बढ़ गए तो पूछने की बात आ गई कि लड़की ही लड़के के घर क्यों जाएगी, लड़का क्यों नहीं हम्म। जाएगा। तो हम्म। अब संबंध तर्कों के आधार पर चल रहे हैं कि बर्तन मैंने धोए तो अब तुम्हारी बारी है। तो बात हम्म। जरूरत के आधार पर नहीं है, बात आवश्यकता के आधार पर नहीं है, बात तर्कों के आधार पर हो रही है। ये चूंकि मैंने इतना किया है अब तुमको भी इतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये समानता है। तो समानता का आधार हमने बुद्धि छोड़कर, समानता का आधार हमने स्वयं को छोड़कर शरीर को मानना शुरू कर दिया। अब शरीर के आधार पर हमको समानताएं चाहिए। तो समानताएं समझ के आधार पर हो जाए तो बना हो, समाधान विश्वास के आधार पर हो जाए कि सबके अंदर विश्वास हो, समाधान प्रेम के आधार पर हो जाए कि सबके अंदर प्रेम हो, समाधान इस समानता इस बात पे हो जाए कि हम सब लोग विश्वास से रह पाए, समानता इस बात पे हो जाए कि हम सब लोगों के अंदर स्वनियंत्रण की स्थिति आ जाए, हम किसी से प्रभावित ना हो। समानता इस बात पे कैसे आ सकती है कि जो पुरुष कर सकता है वो महिला कर सकती है, तो फिर पुरुष बच्चे पैदा करके दिखाए। जिस दिन पुरुष बच्चे पैदा करके दिखा दे उस दिन मान ले समानता हो गई। तो शरीर के स्तर पर समानता हो नहीं सकती। और चूंकि हमने अपने आप को शरीर माना, थोड़े से तर्क बढ़ गए, इसलिए जो पुरानी परंपराएं थी वो गिरती चली गई। इससे हम्म। पहले कोई क्वेश्चन नहीं था कि लड़की शादी के बाद कहाँ जाएगी, वो जाएगी ही अपने अपने ससुराल जाएगी। क्यों जाएगी? कि जिंदा रहने के स्तर पर, अगर जिंदा रहना है हमको, अगर अपनी व्यवस्थाएं चलानी है, तो जो व्यवस्थाओं का स्वरूप था वो पुरुष के घर में बना हुआ था, इसलिए जाती थी। हम्म। वहीं पर अगर आप चले जाएं नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर आप क्या देखेंगे, जो महिला है वो समाज है वो महिला प्रधान है, तो पुरुष कहाँ जाते हैं? इस व्यवस्था को चलाने के नाते महिलाओं के घर जाते हैं। तो करेक्ट। वहीं अब क्या होता है, अब व्यवस्था ऐसी बनी है कि लड़का लड़की शादी करके न लड़के के घर जाते हैं न लड़की के घर जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं। हम्म। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले भी आप ये कहें कि समझ थी। तो मुझे बताओ, हमारे पूर्वजों ने समझा कि बात करने के लिए चिट्ठी नहीं, फोन की जरूरत है, तो स्मार्टफोन ने बढ़ाया कि घटाया? सॉरी। हमारे पूर्वजों ने, किसी की आवाज डबल हो रही है, पूनम बंद करो। हमारे पूर्वजों ने इस बात को समझा कि बात करने के लिए, अपनी सूचना पहुंचाने के लिए हमको टेलीफोन की जरूरत हो सकती है, उन्होंने टेलीफोन बनाया। तो उनको टेलीफोन की समझ हुई, तो अगली पीढ़ी ने वो समझ को बढ़ाया कि घटाया? बढ़ाया। अगर पूर्वजों को समझ हुई कि पहिया बना लेंगे तो हम कुछ आगे चल जाएंगे, तो उस समझ को बढ़ाया कि घटाया? बढ़ाया। अगर हमको पूर्वजों ने समझा कि हम उड़ सकते हैं, तो उस समझ को बढ़ाया कि घटाया? बढ़ाया। तो हर समझ जो पूर्वजों ने समझ पकड़ी उसको हमने बढ़ाया कि घटाया? तो समझ मल्टीप्लाई होगी ही होगी, समझ को रोका नहीं जा सकता, समझ होगी तो मल्टीप्लाई होगी। अगर ओके। ईमानदारी समझ से होती तो मल्टीप्लाई हो रही होती, ईमान अगर जिम्मेदारी समझदारी से हो रही होती तो मल्टीप्लाई हो रही होती, परिवारों की एकता अगर समझदारी से होती तो वो हो रही होती। वो जरूरतों के आधार पर एक थे, देश काल परिस्थिति के आधार पर एक थे, आस्था के आधार पर एक थे, तर्कों के कम होने के आधार पर एक थे, मान्यताओं के आधार पर एक थे, डर के आधार पर एक थे, लालच के मतलब जो आपके जो संस्कार थे उनके आधार पर एक थे, समझ का आधार बाकी था। अगर समझ होता तो मल्टीप्लाई हो जाती। मुझे बताओ, आपके पूर्वज पानी पीते थे कि कुछ और पीते थे? पानी पीते थे। वो समझ उन्होंने रखी कि पानी पीना चाहिए, तो आज आपने पानी की गुणवत्ता को बढ़ाया कि खराब किया? पानी जो पीते बढ़ाया। हैं, उस पीने के पानी की गुणवत्ता को आज हम उससे बेहतर पानी पीते हैं कि खराब पानी पीते हैं? आज हम आरओ वाटर पीते हैं, कोई कैंगीन वाटर पीता है, उसको बढ़ाया कि घटाया? बढ़ाया ना। हाँ। आज हमने हम्म। खाना, उन्होंने समझा कि खेती हो सकती है, तो उस खेती को हमने बढ़ाया, मल्टीप्लाई किया कि कम किया? मल्टीप्लाई किया। तो भैया जो समझ होगी वो कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई होगी कि कम हो जाएगी? मल्टीप्लाई होगी। तो फिर मल्टीप्लाई नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? समझ ही नहीं हुई। करेक्ट। तो जब हम हम्म। बोलते हैं कि ये पहले था, बिल्कुल था। वो कैसे था? कुछ लोगों ने समझा था कि वो होना चाहिए, लेकिन उसको डर में, आस्था में और लालच के फ्रेम में बांध दिया। वो हो सकता हम्म। है उस समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल ठीक बात रही हो, क्योंकि उस समय लोगों का तर्क विकसित नहीं था। उस समय लोगों का तर्क विकसित नहीं था, कुछ लोगों के पास तर्क विकसित हुआ होगा, उन्होंने इस बात को समझा होगा, तो उन्होंने उसको कुछ बंदिशों में बांधा, ये सोच के कि इस बंदिशों से काम चलेगा, और चला भी। हजारों साल चला उस बंदिशों से काम। लेकिन एक समय आया जब तर्क बढ़े और पीछे के लॉजिक्स गायब हो गए, क्योंकि लॉजिक्स तो आगे बढ़े नहीं, क्योंकि शायद लॉजिक्स बढ़ने की क्षमता नहीं हो, शायद लॉजिक समझ पाए ऐसी स्थिति नहीं हो। आज जब ये स्थिति बनी है कि हम लॉजिक समझने लग गए, तो पूरा का पूरा ताश के पत्तों की तरह ढह गया।
क्यों? क्योंकि नीचे लॉजिक नहीं दिखे। तो आज फिर एक बारी है जब हम पूरी शिक्षा व्यवस्था में लॉजिक के माध्यम से जैसे कार सिखाते हैं, लॉजिक के माध्यम से जैसे मोबाइल बनाना सिखाते हैं, लॉजिक के माध्यम से जैसे उड़ना सिखाते हैं, लॉजिक के माध्यम से जैसे एसी बनाना सिखाते हैं, लॉजिक के माध्यम से हम संबंध चलाना भी सिखा पाए, लॉजिक के माध्यम से ही हम जीवन जीना सिखा पाए, लॉजिक के माध्यम से ही हम स्वयं में विश्वास सिखा पाए, लॉजिक के माध्यम से ही हम अपने सम्मान कैसे पाए सिखा पाए, लॉजिक के माध्यम से ही मैं कैसे अपनी जिंदगी भर अपने आप को सफल समझ पाऊं, इस बात को सिखा पाए। तो अब शिक्षा व्यवस्था में इसकी जरूरत है। शायद आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले इस बात की शुरुआत हो गई थी, लॉजिक आई, इसीलिए इन बातों पर प्रश्न उठने लगा कि भैया शेषनाग पे अगर धरती खड़ी है तो शेषनाग कहाँ खड़ा है। ये प्रश्न 500 साल पहले नहीं उठता था, 500 साल में उठने लगा कि अगर हम्म। शेषनाग पे धरती है तो फिर शेषनाग कहाँ है। जब ऐसे प्रश्न उठने लगे तो फिर लोगों के तर्क आने लगे, उन्होंने कहा जब एक चीज पे ऐसा हो सकता है तो दूसरी चीज पे भी ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? जी सर। ग्रेट। बताइए। कि लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी कि ये जिम्मेदारी स्कूलों में लाना तो मुश्किल है, तो अब ये जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। हमारे घर में सबको हम नहीं सिखा सकते, सिर्फ एक ही सीख जाए तो सब सीख जाएंगे, तो फिर एक को कैसे काम करना है सब। एक सीख जाएगा तो अपनी सीख मल्टीप्लाई कर ही ले जाएगा, हाँ, क्योंकि जो सही ऑटोमेटिकली चीज हो होती जाएगी। है, जो भी सही चीज होती है वो मल्टीप्लाई हो ही जाती है, ना होने का कोई मतलब होता नहीं, हो ही जाएगी। तो बात यहां पर है, जैसे ही हम सीखेंगे हम अपने घर वालों को सिखा पाएंगे। और जैसा मैंने पहले बोला था, अगर मेरी कार से कोई प्रभावित होकर कार खरीद सकता है, मेरे कोट से कोई प्रभावित होकर कोट खरीद सकता है, मेरी साड़ी से प्रभावित होकर कोई साड़ी खरीद सकता है, मेरे मकान से कोई प्रभावित होकर के बगल वाला मकान बना सकता है, तो फिर मेरे आचरण से प्रभावित होकर कोई मेरा आचरण कॉपी नहीं करेगा क्या? करेगा कि नहीं करेगा। करेगा? करेगा। तो कहने करेगा। का मतलब ये हुआ कि क्या मैं अपने आचरण को इस तरीके का बना पा रहा हूं कि मैं अपने आचरण को मल्टीप्लाई करवा पाऊं, क्योंकि ये बात हमने पहले कर रखी थी कि बाहर वाले पहले सुनते हैं फिर आपके आचरण को देखते हैं, घर वाले पहले आपके आचरण को देखेंगे उसके बाद आपको सुनेंगे। तो बात यहां पर हो रही है अपने समझने की, उसी की पूरी श्रृंखला चल रही है, कैसे हम समझेंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे। और पहले भी हमने बोला कि जैसे इससे पहले भी हमने बात की है कि स्कूल, अगर आज आप ये सोचें कि स्कूल इस शिक्षा व्यवस्था में कोई अमूलचूल परिवर्तन कर लेंगे, तो इस बात की उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि स्कूल से जो मेजॉरिटी में उम्मीदें हो रही हैं वो उम्मीदें यही हो रही हैं कि कैसे मार्क्स दिला दिए जाएं, कैसे हाई स्कूल में मार्क्स आ जाएं। स्कूलों से भी इस बात की उम्मीद ही नहीं हो रही है कि मार्क्स को हम सेकेंडरी पर रख के किसी तरीके से कल्चर को ऊपर रख लें। ये बात बातों में तो हो रही है कि कल्चर को ऊपर रखें, लेकिन जिस दिन अगर स्कूल ने कल्चर को प्रायोरिटी पे रखा और कहीं एक भी मार्क्स कम हो गए, तो उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि मार्क्स कम क्यों हो गए। तो धीमे धीमे स्कूलों में एक घटना बदलेगी अगर घरों में घटना बदलने लग जाएगी। जैसे पहले भी हमने बात किया था, जब हमारे पास विज्ञान बढ़ा था तो विज्ञान कैसे बढ़ा होगा? सीधे स्कूल्स में थोड़ी ना आ गया, किसी एक स्कूल में आया होगा, किसी एक घर में आया होगा, किसी एक आदमी ने पकड़ा होगा, धीमे 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 मल्टीप्लाई होता रहा। क्योंकि एक सही चीज सबको सही लगती ही है। अगर मैंने कार बनाई, अगर मैंने कार बनाई तो कितनों को सही लगी? सबको सही लगी, सबने उसको माना। अगर मैंने हवाई जहाज बनाया तो कितनों को सही लगा? सबको सही लगा, सबने उसको माना। तो ऐसे ही अगर मैं जीवन जीने का कोई स्वरूप सही बनाऊंगा तो वो सबको सही लगेगा। सही हो तो सही जैसे ही मिलेगा सबको सही लगेगा, सही कैसे नहीं लगेगा? सही चीज सही लगती ही है। बात समझ में आ रही ना सकीना? हाँ सर। तो बस पहले ये बात पता चले कि मेरा सही, जो अब मैं सही बोल रहा हूं, वो नियमतः सही है या मेरी मान्यताओं पर सही है, उसको हम लोग जांच लेंगे। जैसे ही जांच लेंगे बात बन जाएगी, जांचने से बात बनती है। सर, सही का पैमाना हमें कैसे समझ आएगा? जैसे आपने सही का बोला पैमाना कि नियम है। सही का पैमाना नियम है। हर एक चीज दुनिया में एक नियम से चल रही है, वो नियम ही सही है। उस नियम के इधर उधर जहां कहीं भी जाएंगे वो गलत ही होगा। अगर नियम से कोई चीज, दुनिया में कोई भी चीज बिना नियम के नहीं चलती। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वो भी एक नियम या कुछ रूल से सुन पा रहे हैं। अगर मुझे इस समय कोई नहीं सुन पा रहा होगा, वो भी किसी नियम के चलते ही नहीं सुन पा रहा होगा। तो सही मतलब उस नियम की जानकारी। अगर नियम की जानकारी हो जाती है, किस नियम से ये चीज हो रही है, किस नियम से ये चीज होती है, उस नियम की जानकारी ही सही जानकारी है।
फिर वो अल्टीमेट जानकारी है, वो यूनिवर्सल जानकारी है, क्योंकि नियम यूनिवर्सल होते हैं। वो जैसे इंडिया में काम करेंगे वैसे ही अमेरिका में काम करेंगे, वैसे ही मंगल ग्रह पे काम करेंगे। वो इधर उधर नियम इधर उधर बदलते नहीं है। तो नियम की जानकारी ही सही जानकारी है, उसके अलावा जो भी जानकारियां हैं वो हमारी मान्यताओं पर आधारित हैं, क्योंकि वो समझ यानी नियम पे आधारित नहीं है। तो इसीलिए हमारा काम केवल एक ही है। देखो ये पूरा अस्तित्व जो चल रहा है, पूरा का पूरा ये यूनिवर्स चल रहा है, आपको देखने से क्या लगता है, ये एक व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? व्यवस्था है सर। व्यवस्था तो ये जो पूरी व्यवस्था चल रही है, किसी नियम से चल रही होगी कि बिना नियम के चल रही होगी? नियम से। नियम से। तो मुझे इस व्यवस्था के नियम को पहचान कर उसके हिसाब से चल रहा है, या फिर मुझे अपने नियम बनाने हैं? नहीं, तो उसके हिसाब नियम से को ही समझ चलने हैं। कर। तो हम्म। जब आप बोल रहे हो, समझना है। तो आप बोल रहे हो सही क्या है, तो सही वही है जिस आधार पर ये अस्तित्व चल रहा है, जिस नियम से ये अस्तित्व चल रहा है, उस नियम को जान लेना। इसीलिए ये बोला गया कि देखो, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे ही पैदा होता है और बड़ा होता है तो चारों तरफ देखता है, तो उसको क्या समझ आता है? उसको ये समझ आता है कि चारों तरफ मुझे कुछ दिख रहा है और मैं भी मुझको दिख रहा हूं। तो उसको दो ही चीजें रियलाइज होती है एक बच्चे को बड़े होते हुए, कि एक तो मैं हूं और एक मुझसे अलग ये पूरा संसार है। और फिर जब ये दो चीजें समझ में आती हैं तो उसको समझ में आता है फिर इस संसार में मुझे कुछ करना है। तो अगर इस संसार में देखेंगे तो तीन ही वास्तविकताएं हैं। एक, मैं हूं। दूसरा, मेरे अलावा ये पूरा अस्तित्व है, ये संसार है। और तीसरा, जब मैं हूं ये संसार है तो फिर मुझे यहां कुछ करना है। तीन ही वास्तविकताएं हैं। और फिर तीन ही वास्तविकताएं हैं तो तीन ही प्रश्न हुए। क्या तीन प्रश्न हुए? मैं क्या हूं, कौन हूं, कैसा हूं, कहां से आ गया, किसने बना दिया, कैसे आ गया, कब तक रहूंगा, कब तक नहीं रहूंगा, मरने के बाद क्या होगा, पैदा होने से पहले क्या हुआ था, यह अस्तित्व क्या है, कैसे है, क्यों है, कहां से आ गया, किसने बना दिया, कब तक रहेगा, कब तक था। और इन दो को समझ में आने से अपने आप ही समझ में आ जाता है कि यहां पर करना क्या है। तो यही तीन प्रश्न मूल हैं। अस्तित्व क्या है, संसार क्या है, मैं क्या हूं और करना क्या है। इन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर को ही ज्ञान कहा। और पूरा आध्यात्म इन्हीं तीन प्रश्नों पर ही बेस्ड है। इन्हीं तीन प्रश्नों की खोज ही स्वयं की खोज है। इन्हीं तीन प्रश्नों की खोज ही ज्ञान की खोज है। और इन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर लिए हुए आप जो भी कुछ इस दुनिया में करते हैं वो आप ऐसे समझिए कि आप एक नियम के बीच में रहकर उन नियम को बिना समझे अपने नियम बनाने के चक्कर में बढ़े। तो फिर आप बोलेंगे कि सही क्या है, तो सबके अपने अपने सही होंगे। अब अगर ग्रेविटी नहीं पता है क्या होती है, तो सबके अपने अपने नियम होंगे कि हम ऊपर से कूदते ही नीचे क्यों ही गिरते हैं। कोई बोलेगा नीचे से भगवान खींच लेते हैं, कोई बोलेगा किसी की पावर होगी, कोई बोलेगा कुछ होगा, कोई बोलेगा कुछ होगा, ना जाने क्या क्या नियम होगा। फिर कोई बोलेगा मेरे शास्त्रों में ये लिखा है, कोई बोलेगा मेरे वेदों में ये लिखा है, कोई बोलेगा मेरे पुराणों में ये लिखा है, कोई बोलेगा मेरी लाल किताब में ये लिखा है, कोई बोलेगा मेरी काली किताब में ये लिखा है। सब लोग आपस में लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको नियम नहीं पता। जब हम नियम नहीं पता होते तो हम इधर उधर के तुक्के लगाया करते हैं। नियम पता होने के बाद सारी बातें खत्म हो जाती सर तो अभी सर, सॉरी इस सॉरी। मतलब कि जो कुछ भी हम इन्वेंट करते हैं, कि जो भी सोचते हैं, वो सारी दुनिया में मौजूद है। है। नियम से है ना। अगर कुछ नियम से है तो होगा। सिंपल सी बात है। तो इसको ही समझना कि मैं क्या हूं। हम लोग समझेंगे इसको धीमे धीमे। हम लोगों ने वो शुरू कर दिया जिसमें हम समझेंगे मैं क्या हूं, कैसा हूं, कौन हूं, कहां से आया, किसने बनाया, बनाने वाला कौन है। अगर कोई बनाने वाला है तो फिर उसको बनाने वाला कौन है। वरना कोई तो होगा जिसने किसी ना किसी को बनाया होगा। अगर कोई नहीं है तो वो कौन है, कहाँ था, कैसे पैदा हुआ, कहाँ गया, सब बात करेंगे हम। अस्तित्व क्या है, कैसा है, क्यों है, किसने बनाया, बनाया तो मटेरियल कहाँ से आया, कब बनाया, कैसे बनाया, बनाया तो क्यों खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भी कि नहीं खत्म हो जाएगा, फिर क्या करना है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे तब तक भ्रम में ही रहेंगे। हम्म। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया था कि हम लोग जो बेसिकली बात करते हैं, जब हम अपने रहने की बात करते हैं, तो बचपन से ही हम अपने आप को क्या समझ रहे होते हैं? हम अपने आप को शरीर ही समझ रहे होते हैं। हम अपने आप को इस बॉडी को समझ रहे होते हैं। इसी बॉडी का हमको एहसास होता है।
और एक चीज का और एहसास होता है हमको कि भैया हमको सुख चाहिए। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको सुख नहीं चाहिए, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको निरंतर सुख नहीं चाहिए, और जिसको असीम सुख नहीं चाहिए। किसी को भी को आधा सुख चाहिए कि पूरा, तो बोलेगा पूर्ण चाहिए। और पूर्ण का मतलब ही यही होता है जो ज्यादा कम से मुक्त हो। इसका मतलब हमको पूर्ण सुख चाहिए और निरंतर सुख चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दूरी दुनिया में जो सम्मान नहीं चाहता हो। सम्मान चाहता ही चाहता है। और कितना सम्मान चाहता है? पूर्ण सम्मान चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि जो कहता हो मुझे एक चुटकी भर सम्मान मिल जाए। कोई भी ऐसा नहीं चाहता है जो कहता है 2 किलो सम्मान मिल जाए। कोई भी ऐसा नहीं है जो कहता है सुबह सम्मान मिल जाए शाम को ना मिल जाए। हर आदमी चाहता है मुझे सम्मान मिले। कितना मिले? पूर्ण सम्मान मिले। हर आदमी चाहता है कि मुझ पर लोग विश्वास कर पाए और मैं खुद पर विश्वास कर पाऊं। यह हर आदमी की मूल चाहना है कि मुझ पर लोग विश्वास कर पाए, मैं खुद पर विश्वास कर पाऊं। कितना विश्वास कर पाऊं? अटूट विश्वास कर पाऊं, पूर्ण विश्वास कर पाऊं। पूर्ण का मतलब जो ज्यादा कम से मुक्त हो। 2 किलो विश्वास चलेगा क्या? नहीं चलेगा। दिन में विश्वास चलेगा, रात में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो पूर्ण सुख चाहता है, पूर्ण सम्मान चाहता है, पूर्ण विश्वास चाहता है, पूर्ण सफलता चाहता है। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि अधूरी सफलता मिले, सुबह मिले शाम को नहीं मिले, आधा किलो मिले पूरी नहीं मिले। पूर्ण सफलता चाहता है जो ज्यादा कम से मुक्त हो, पूर्ण मिले। फिर वो ये भी चाहता है कि हमारे पास स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण हो। कोई नहीं चाहता कि मैं किसी से प्रभावित हो जाऊं। कोई नहीं चाहता कि मैं किसी को देखूं और मुझे छोटापन फील हो। कोई नहीं चाहता मैं किसी को देखूं तो मुझे हीन भावना आए। कोई नहीं चाहता कि मैं किसी के सामने जाऊं तो मुझे लगे मैं कहाँ आ गया। उसको लगता है मैं कहीं भी जाऊं तो विश्वास से खड़ा हो पाऊं, किसी के सामने मुझे हीन भावना ना आए, किसी के सामने मुझे छोटापन ना लगे। ये भी वो पूर्णता में चाहता है। तो हम ये देखेंगे कि मैं जो चाहता हूं, मैं हमेशा पूर्ण चीज चाहता हूं। और पूर्ण चीज को पाने के लिए मेरे पास एक ही माध्यम निकल के आया, मेरा ये शरीर। और शरीर के माध्यम से कैसे मैं पाऊंगा? तो शरीर के माध्यम से जब मैं पाने जाऊंगा तो मुझे 5 इंद्रियां दिखेंगी, और 5 इंद्रियां सीमित हैं। चाहिए मुझे असीमित चीजें, और मिल मुझे सीमित से रही हैं। अब कितना खाना खा लोगे? एक समय पे खाना खाओगे, खाना खाने के बाद इंद्रियां आपकी बोलेगी भैया अब नहीं, अब तो चल ही नहीं सकती बात, अब तो बात खत्म। तो जब इंद्रियां आपकी बोल जाएंगी तो आप बोलोगे अब चलो घूम लें। घूमने के बाद फिर भी खत्म। फिर क्या बोलोगे? चलो सो लें। एक समय के बाद सोने के बाद खत्म। क्यों? क्योंकि पीछे से तो पूर्ण चाहिए था, पीछे से तो असीम चाहिए था। और हमने अपने आप को क्या माना? ये शरीर ही समझ पाए, यही हमारे पास तरीका ही था पाने का। अब ये भी यही तरीका पाने का था, तो फिर हमने क्या किया? इसी से लेना शुरू किया। इसी को मैंने जिंदा रखना शुरू किया कि कैसे भी इसको मैं सुरक्षित रख लूं, कैसे भी इसको मैं बचा के रख लूं। क्यों? क्योंकि हर आदमी में पूर्णता माने अमरता की चाह है। हर इंसान अमरता चाहता है क्योंकि पूर्ण है ना। वो पूर्ण है, वो अमरता चाहता, कभी नहीं मरना चाहता। इसी क्रम में हम अपने शरीर को अमर बनाने पे लग गए। हम अपने शरीर को कैसे और ज्यादा दिन तक जिंदा रख पाए, इसलिए जवान रहने पे लग गए। हम चाहते हैं पहले तो बचपना ही ना खत्म हो, फिर जवानी ना खत्म हो, फिर जवानी खत्म हो गई तो बुढ़ापा ना खत्म हो, फिर हम डायलिसिस पे क्यों ना 10 साल रह लें लेकिन खत्म ना हो। आज की डेट में आपको अगर जानकारी हो तो बॉडी प्रिजर्व हो रही है। हम अपने शरीर को मरने के बाद कुछ करोड़ रुपए देकर के प्रिजर्व करा सकते हैं अगले 100 सालों के लिए, इस उम्मीद में कि हो सकता है अगले 100 सालों में कुछ ऐसा विज्ञान बन जाए जो हमें दोबारा जान डाल दे। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं होगी। शरीर के स्तर पर हम अगर ये चाह लें, कुछ विज्ञान बना लें, तो पहले हम 30 साल जीते थे। 1947 में 30 साल से ऊपर एवरेज स्पैन नहीं था। आज हम 85-80 साल तक आ चुके हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इस शरीर को ऐसा बना लें कि 500 साल भी जीने लग जाए। लेकिन 500 साल जीने में हमारी जीने की क्वालिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी नहीं पता, सामान की अच्छी हो जाएगी। उस 500 साल जीने में मेरे जीवन का स्तर अच्छा हो जाएगा, मुझे नहीं पता सुविधा का स्तर अच्छा हो जाएगा। उस 500 सालों में मेरे संबंधों का स्तर अच्छा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे पास सामानों का स्तर अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमने अपने इस शरीर से जितना पा सकने की चाह थी उतनी कर ली, नहीं मिली। तो फिर हमने सोचा कि लाओ भैया इकट्ठा करके देख लें। तो हमने इकट्ठा करने की कोशिश की और हमने खूब इकट्ठा किया, उससे भी बात नहीं बनी। जितना अच्छा मुझे बताओ, परिवारों में टूटना कब हुआ? जब पैसा बढ़ा कि पैसा घटा? बड़ा। ये बढ़ा। पार्टनरशिप कब टूटती है? जब पैसा बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। ये दो देशों में युद्ध कब होते हैं? जब दो देश गरीब होते हैं या दो देशों में अमीरी आने लग जाती है थोड़ी थोड़ी, जो विकसित होते हैं। विकसित होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे विकास के बाद भी
जो मुझे चाहिए था अंदर से पूर्णता, वो तो मिली नहीं। मैंने पैसे लेने के बाद भी पूर्णता नहीं मिली, तो सोचा लाओ घर में जरा अलग होके देखें, हो सकता पूर्णता मिल जाए। जब सब ट्राई कर लिया, सब ट्राई कर लिया, तो सोचा 10 लोगों के परिवार में ना मिल रही, हो सकता 5 लोगों के परिवार में मिल जाए। 5 लोगों के परिवार में नहीं मिल रही, हो सकता 2 में मिल जाए, हो सकता अकेले रह के मिल जाए, हो सकता 4 देशों पे कब्जा करके मिल जाए, हो सकता है सामान खरीद के मिल जाए, हो सकता है किसी को जला के मिल जाए, हो सकता है किसी पद से मिल जाए। क्या वहां भी मिली? नहीं। तो ये बात हमको समझ में आई कि हम जो भी करते हैं निरंतरता पाने के लिए करते हैं। सुख की निरंतरता, सम्मान की निरंतरता, विश्वास की निरंतरता, संबंधों की निरंतरता, तृप्ति की निरंतरता। और ये निरंतरता हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसी चीज से, ऐसे माध्यम से जो निरंतर खुद में नहीं है। तो जो खुद में नहीं है वो निरंतरता कैसे दे दे? तो बात आई, फिर हमने मैं को नहीं समझा, बिना समझे ही हमने पूरा काम किया। अगर ये समझ लेते तो हमको समझ में आ जाता कि समस्या कहाँ है, और हमारी बात बन सकती थी। तो इन सब के बीच में मुझे बताओ, मुझे जिंदा रहना आया या मुझे जीवन जीना आया? जिंदा रहना। मुझे जिंदा रहना आया। तो जिंदा रहने के धरातल पे, जिंदा रहने के धरातल पे जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे, तो क्या शरीर के स्तर पर कोई 2 लोग एक हो सकते हैं? नहीं। क्या 2 लोगों की पसंद शरीर के स्तर पे एक हो सकती है? नहीं। क्या नहीं। 2 लोगों की नजरें एक जैसी हो सकती हैं? शरीर के स्तर पर नहीं हो सकती। हम्म। शरीर के स्तर पर ही हमने अपने आप को समझा, और शरीर के स्तर पर ही हम समानताएं ढूंढते रहे। फिर हम ये कहते रहे मेरे जैसा खाना खाओ, मेरे जैसा पानी पे भैया। मेरा शरीर अलग अलग केमिकल से मिलके बना है, तुम्हारा शरीर बना है एक अलग केमिकल्स बॉन्डिंग को मिल करके। तुम्हारे अंदर अलग अलग तरीके के केमिकल्स की बॉन्डिंग है। आपको जो महक पसंद आएगी मुझे कभी पसंद नहीं आ सकती, मुझे जो कलर पसंद आएगा आपको कभी पसंद नहीं आ सकता, मुझे जो खाना पसंद आएगा आपको कभी पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे वो खाना पसंद आता है जिसकी मेरे शरीर के अंदर कमी होती है। जब मुझे नमक की कमी होती है तो बाहर से मुझे नमक की जरूरत पड़ती है। जब मुझे फास्फोरस फास्फोरस की कमी होती है तो मुझे बाहर से फास्फोरस की डिमांड होने लग जाती है। मुझे उसी चीज में स्वाद आने लग जाता है, उसी चीज के लिए लार आने लग जाती है। अगर मुझ में जिस चीज की कमी होती है बाहर मुझे उसी चीज की जरूरत होती है। तो शरीर के स्तर पे कमियां सबकी अलग अलग हैं, इसीलिए शरीर के स्तर पर सबकी जरूरतें अलग अलग हैं। शरीर के स्तर पर, जिंदा रहने के स्तर पर अगर हम समानता ढूंढेंगे तो महिला पुरुष समान हो नहीं सकते, बच्चा बूढ़ा समान हो नहीं सकता। कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। और वहां के स्तर पर हम समानता ढूंढ रहे हैं, जबकि एक स्तर पर जहां समानता है, जहां पर सबको एक ही चीज चाहिए, क्या निरंतर सुख? सबको एक ही चीज चाहिए, क्या निरंतर शांति? सबको एक ही चीज चाहिए, क्या निरंतर विश्वास, निरंतर सम्मान, निरंतर आत्मविश्वास, निरंतर स्वयं पे नियंत्रण, नियंत्रण इस बात की योग्यता कि मैं किसी से प्रभावित ना हो पाऊं, निरंतर संबंधों में रहने की चाहत, निरंतर तृप्त रहने की चाहत, निरंतर पूरे समाज में अभय मुक्त रहने की चाहत, ऐसी व्यवस्था की चाहत पूरी राजनीति की, समाज की, जो इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखे, और एक ऐसी प्रकृति की चाहत जहां पर हर चीज बैलेंस रहे। ये चाहत मूल रूप से सभी की समान है कि नहीं है? बिल्कुल। तो इसको जीना कहेंगे या तुम जी रहे हो उसको जीना कहेंगे? सर अभी तो हम सिर्फ इसको शरीर जीना के करें। स्तर पे ही संबंध बना रहे हैं, तभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना। जिंदा रहने के स्तर पर बना रहे हैं, और जिंदा रहने के स्तर पर ही समानताएं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक सर। हमको जीने और जिंदा रहने के बीच में डिफरेंस समझ नहीं आएगा, तब तक हम आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते ही रहेंगे। यहीं पर Right. 3 टर्म आ जाते हैं, यहीं पर 3 टर्म आ जाते हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी है। एक टर्म है जिसको हम कहते हैं संवेदनहीनता। क्या कहते हैं? संवेदनहीनता। 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 जिस स्तर पर हम चल रहे हैं, शरीर को मानकर जब हम चल रहे हैं, तो धीमे धीमे मजबूरी है हमारी की संवेदनहीन हो जाना। ये हमारी मजबूरी है और हमें होना ही है। और जो नहीं हुए हैं उनको कल होना पड़ेगा, जो कल नहीं होंगे उनको परसों होना पड़ेगा। कुछ देश हो चुके हैं, कुछ आज हो रहे हैं, और कुछ को होना बाकी है। क्योंकि शरीर के स्तर पर जब आप सुख ढूंढ रहे हैं, निरंतर सुख ढूंढ रहे हैं शरीर से, तो फिर आप एक एक करके ट्राई कर रहे हैं। अमेरिका ज्यादा ट्राई कर चुका है, हिंदुस्तान ने भी उतना ट्राई नहीं किया है, इसलिए शरीर के स्तर पर ट्राई करेगा। जब थक जाएगा शरीर के स्तर पर ट्राई करते करते, तो वो एडवेंचर करेगा। अब क्या करूं, कुछ तो नहीं मिल रहा, तो वो एडवेंचर करेगा। अभी मेरे पास एडवेंचर करने का पैसा नहीं है, एडवेंचर करने का भी नहीं, क्योंकि हमें लगता है अभी कार खरीद के ही बात बन जाएगी।
अभी लग रहा है मुझे मकान बना के ही बन जाएगी। जहां कार खरीद के और मकान बना के बात नहीं बन रही है, वहां बंजी जंपिंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां बंजी जंपिंग से नहीं बन रही, वहां स्काई डाइविंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां स्काई डाइविंग से नहीं बन रही, वहां स्कूबा डाइविंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां उससे भी नहीं बन रही है, वहां पर जाकर के सोच रहे हैं मंगल ग्रह पर जाएंगे, घूम के आएंगे, तो वहां पर बात बनेगी। फिर जब नहीं बन रही है और सोचा सेक्स से बनेगी, तो एक से किया नहीं बनी, दो से किया नहीं बनी, पांच से किया नहीं बनी, तो सोचा लाओ एक बार 12 साल की बच्ची से करके देखे। फिर एक 6 महीने की बच्ची देख गई, तो सोच रहा इससे भी करके देखे। क्यों? क्योंकि अधूरापन अंदर है। जो अंदर का अधूरापन है, वो अधूरापन है मैं का, और उसको शरीर से पूरा करने की चाह में संवेदनहीन बनना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे पैसे जितने से उससे बात नहीं बनी, सोचा पैसा माध्यम में बन जाएगी, तो इतने पैसे से नहीं बनी, तो सोचा पहले तो सोचा मॉरली पैसा कमाएंगे, मॉरली पैसा कमा के बात पूरी नहीं पड़ी, तो सोचा इमोरली कमा लेंगे, इमोरली से बात नहीं बनी, तो सोचा लूट के कमा लेंगे, लूट के कमाने से बात नहीं बनी, तो सोचा मार के कमा लेंगे। जाना ही पड़ेगा, कोई तरीका ही नहीं। तो जब तक हम इस शरीर के स्तर से बात करेंगे, करना ही पड़ेगा। इसी पूरे क्रम में कभी ऐसा हुआ, देखो हम हमारी जो परंपरा है वो बहुत गहरी परंपरा है। 5-10 हजार सालों में लोगों ने इसको समझा, और उन्होंने बहुत से लोगों ने समझा, और उन्होंने इस बात को समझा कि भैया शरीर के स्तर पर बात नहीं बनती। तो लोगों ने समझा कि भाई इन सब चीजों में बात नहीं बन रही है। तो क्या मॉडल निकाला? पहला मॉडल निकाला पैसे से सुख, दूसरा मॉडल निकाला सम्मान से सुख। जब वो दोनों मॉडल नहीं बने, तो समझ में आया हमारे लोगों को कि भाई सेवा से सुख निकाल ले। अब भाई सेवा कर लो तो सुख निकाल लो। तो यहां पर एक बात बन गई, पहले थी संवेदनहीनता, अब बात आ गई संवेदनशीलता। भाई हम संवेदनशील बन गए। संवेदनशील का मतलब क्या हुआ? अब हम किसी दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं और दूसरे के दर्द को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। अब दूसरे के दर्द को दूर करने की कोशिश में लग गए, लेकिन एक चीज तो अभी भी गलत रही। क्या रही? हम अपने आप को शरीर समझते थे, तो अपने आप के लिए बहुत कुछ करा, पूरा नहीं पड़ा, तो हम दूसरे के शरीर के लिए करने लग गए, और अपने सुख को किसी दूसरे के सुख में डाल दिया। अब मैंने क्या बोला? मेरे पास पैसा आ गया है, अब मैं लोगों को बांटूंगा और लोगों को बांट के खुश हो जाऊंगा। तो लोगों के बांट के खुश नहीं होना था, एक्चुअली लोगों की खुशी में खुश होना था। अब जिस चीज से मुझे खुशी नहीं मिली, उस चीज से लोगों को खुशी कैसे मिल जाएगी? कैसे मिलेगी? फिर ऐसे में क्या हुआ? ज्यादा संवेदनशील हुए जब हम, तो ज्यादा संवेदनशील हुए, तो आपने ये सुना है कि नहीं सुना कि जो ज्यादा संवेदनशील होता है, जो ज्यादा अच्छा आदमी होता है, वही ज्यादा मार खाता है, उसी का ज्यादा शोषण होता है। सुना है कि नहीं सुना? जी सर। क्यों? क्योंकि संज्ञानशीलता नहीं थी, समझ नहीं थी, इमोशंस थे। मैं की समझ नहीं थी, मैं कैसे खुश होता है, मैं कैसे संतुष्ट होता है पता नहीं था, और मैं को ही संतुष्ट करने जा रहा था। अपने शरीर की संतुष्टि नहीं कर पाया, तो दूसरे के शरीर की संतुष्टि कर रहा था। तो बात आ रही थी कि किसी के जिंदा रहने में ही मदद कर रहा था। तो एक स्तर तक जिंदा रहने में मदद करना बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उससे आपको कुछ मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो अब कैसे मिल सकता था? मिल केवल इसी चीज से सकता था जिसको कहते हैं संज्ञानशीलता। संज्ञानशीलता का मतलब आपको ज्ञान है, संज्ञान है आपको इस बात का कि मैं कौन हूं और वो कौन है। मैं कौन हूं, तो मेरी जरूरतें क्या हैं वो अलग हो गई, शरीर की जरूरतें क्या है वो अलग हो गई। अलग हो गई। अब शरीर की जरूरतें मतलब जिंदा रहने की जरूरतें, मेरी जरूरतें मतलब जीने की जरूरतें। तो जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आएगा। नहीं आता, और जीने का काम जिंदा रहने के काम नहीं आता, ये भी समझ लीजिए। जीने का सामान जिंदा रहने के काम नहीं आता। अब मुझे खाना चाहिए, मेरी पत्नी बोले मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तो बात बनेगी? नहीं। नहीं। किसी को कंबल की जरूरत हो, लेटा हुआ हो, मर रहा हो, आप बोलो और तुम्हें विश्वास जगवा दे, बात बनेगी? नहीं। तो जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता, जीने का काम जिंदा रहने के काम नहीं आता। तो जिंदा रहने और जीने के बीच का अगर हमने अंतर नहीं समझा, तो दोनों के बीच के सामानों का अंतर नहीं समझेंगे, तब तक हम ये समझते रहेंगे क्या? सामान से सम्मान, सुविधा से सुख। और जब तक इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, मैं की जरूरत को शरीर की जरूरतों से पूरा करने की कोशिश करेंगे, तब तक ये चलता ही रहेगा। फिर आस्था विधि से जब तक रोक पाए तब तक रोक लिया, परंपरा विधि से जब तक रोक पाए तब तक रोक लिया, जब तक डर से रोक पाए रोक लिया, जब तक विश्वास से रोक पाए रोक लिया। अब तर्क आ गया, अब उससे रुकने वाला नहीं है।
अब तो एक ही बात है कि ये संज्ञानशीलता से ही रुक सकता है। जीने और जिंदा रहने के बीच का अंतर हमको समझना पड़ेगा। जीने के सामान समझने पड़ेंगे, जिंदा रहने के सामान समझने पड़ेंगे। जीने वाली वास्तविकता अलग है, जिंदा रहने वाली वास्तविकता अलग है। मैं की वास्तविकता को समझना पड़ेगा, जिंदा रहने मतलब शरीर की वास्तविकता को समझना पड़ेगा। शरीर की वास्तविकता को हमने पिछले 200 सालों में समझा है, शरीर को बहुत अच्छे से समझा है, शरीर की जरूरतों को बहुत अच्छे से समझा है। इस शरीर को बनाए रखने, इस शरीर को विकसित करने की जितनी जरूरतें हो सकती हैं, उतनी जरूरतें हमारे पास आज ही हैं। आज ही मेरे पास उतना पैसा है कि शरीर को बनाए भी रख सकते हैं और इसको विकसित भी कर सकते हैं। आज ही मेरे पास इतने कपड़े हैं कि हम शरीर को बनाए भी रख सकते हैं, शरीर का विकास भी हो सकता है। इसके बाद की जितनी भी चीजें हैं वो इस शरीर के लिए नहीं है, अब वो इस मैं की जो जरूरत थी सुख उसके लिए है। तो मैं की जरूरत अगर समझ में आ जाए और मैं की जरूरत पूरी करने में मैं से दूसरे मैं की जरूरत पूरे करने के क्रम में आपके पास सामानों का अंबार लग जाए, वो एक अलग बात हो गई। आपके पास सुविधाओं का ढेर लग जाए, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन सुविधाओं के ढेर लगा करके अगर मैं की जरूरत को पूरा करने के चक्कर में पड़ गए तो बात नहीं बनेगी। बात समझ में आई? जी सर। मैं की जरूरत को पूरा करते करते तो सामानों का ढेर लग जाएगा, अलग बात हो गई। लेकिन सामानों का ढेर लगा करके मैं की जरूरत पूरी हो जाएगी, ऐसा कोई तरीका इस दुनिया में बना ही नहीं। तो सर फिर यहाँ पर मैं की जरूरत को कैसे समझे? सब समझेंगे, क्यों परेशान हो रही है? मैं की जरूरत को समझ के कि नहीं समझ के? हाँ। मैं की जरूरत मतलब, मैं की जरूरत मतलब मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत पूर्ण सुख। कितना सुख? असीम। पूर्ण सुख। पूर्ण सुख। पूर्ण मतलब जिसमें ज्यादा कम नहीं किया जा सकता। ज्यादा कम नहीं किया जा सकता मतलब मैं किसी से प्रभावित नहीं होता, मैं किसी को देख के छोटापन फील नहीं करता, मैं किसी को देख करके बड़ापन फील नहीं करता। बड़ापन फील करूंगा तब भी छोटापन मुझे आएगा। समझ में आ रही बात? मतलब पूर्ण जी। सुख। और मुझे क्या चाहिए? पूर्ण विश्वास अपने अंदर। कितना विश्वास? पूर्ण विश्वास। मेरा पता ही नहीं, अभी मैं किसी के साथ हूं तो मैं बोल रहा हूं इसके बिना जिंदगी नहीं चलती, और थोड़ी देर के बाद कहते तेरे साथ जिंदगी नहीं चलती। होता है कि नहीं होता? जी सर। अभी मैं बोलता हूँ बहुत सफल हूं, और 2 मिनट के बाद मुझसे 2 गुना बड़ा आदमी आ जाता है, मैं कहता हूं मैं असफल हूं। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। अच्छा, ऐसा बिल्कुल। होना, अगर आप बोलोगे नियम है, तो अगर नियम है, अगर नियम रूप है, तो फिर आपको पसंद आना चाहिए। क्या इस बात से सहमत हो जाते हैं कि हम किसी से छोटापन महसूस करें? क्या किसी को ये स्वीकार होगा? नहीं। नहीं होगा। तो नहीं। इसका मतलब है कि नियमता ही ये सही नहीं है, नियमता ही इसकी स्वीकृति नहीं हो सकती है। और अगर अस्तित्व पूर्ण है तो इससे बाहर निकलने का भी कोई पूर्ण तरीका होगा। और ये बात तो समझ में आ गई कि अगर कोई चीज कंपेयर में होगी तो हर एक आदमी से कोई तो ऊपर होगा। अगर कोई ऊपर होगा और कंपेयर के आधार पर ही अगर मेरा सुख था तो कहीं पर तो दुख होगा। इसका मतलब पूर्ण सुख मेरे पास नहीं होगा। और मुझको क्या चाहिए? पूर्ण सुख। मैं की मांग तो पूर्ण सुख है। तो इसका मतलब पूर्ण सुख कैसे मिलेगा? पूर्ण सुख तो निरपेक्षता में है, और निरपेक्षता ही सापेक्षता समझ में आएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास कार नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपके पास मकान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपके पास अच्छी लिविंग, अच्छा साधन नहीं होना चाहिए। आपके शरीर को गर्मी लग रही तो एसी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। इसको इस तरह से मत ले जाइएगा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ आप साधु बन जाओ। साधु बन के भी तो आप पूरी समाज व्यवस्था को छोड़ देते हो। मैं कह रहा हूँ इसी समाज सिर्फ व्यवस्था एक में ही रहोगे। जरूरत जो है उसमें संतुष्ट हो जाना ही मैं की जरूरत हुई ना नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, जो हो जाए है उसमें क्यों संतुष्ट हो जाऊं? जो मेरी आवश्यकताएं हैं नहीं उसको जो मैं है। जान लूं। जो मेरी आवश्यकताएं हैं उसको मैं जान लूं, और उसको जानकर उससे ज्यादा पा लूं। बात समझना, जितना है उसमें संतुष्ट नहीं होना है। जो मेरी आवश्यकताएं हैं वो मुझे पता चल जाए और मेरी आवश्यकताओं से ज्यादा मेरे पास हो। क्या बोला? जो सर पर जरूरत आवश्यकताएं है तो उसको कभी खत्म जान। नहीं होगी ना। अब आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होगी कि लालच कभी खत्म नहीं होगा? दोनों। आवश्यकताएं शरीर की हैं कि मैं की हैं? क्या मैं शरीर। को इस बात से कोई मतलब है कि तुम कार से चलो कि नहीं चलो? नहीं। नहीं सर। तो शरीर की आवश्यकताएं सीमित हैं कि असीमित हैं? असीमित। असीमित है। शरीर की आवश्यकता असीमित है, शरीर की असीमित आवश्यकताएं तो असीमित है ना। शरीर की असीमित हैं, या फिर जो मैं को जो चीज चाहिए थी असीमित, उसका एड्रेस गलत पता चल गया था इसलिए असीमित चीजें थी?
असीमित हम्म। चीजें जब आप लेते हो तो किस उम्मीद से लेते हो? सुख की उम्मीद से लेते हो कि बॉडी को अनुकूलता प्रतिकूलता होगी इस उम्मीद से लेते हो? बॉडी के लिए लेते हैं। ना, देखो दो चीजें हैं। मेरे शरीर की पहचान, शरीर की आवश्यकता जानने के लिए मुझे अनुकूलता और प्रतिकूलता में जाना पड़ेगा। शरीर को केवल दो ही चीजें पता है, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। क्या पता है हम्म। शरीर को? क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है? शरीर को सुख और दुख नहीं पता। ओके। सुख और दुख किसको पता है? मैं को। मैं को। अब मैं को क्या चाहिए था? निरंतर सुख। मैंने अपने आप को क्या समझ लिया? शरीर। तो शरीर को क्या चाहिए हो गया? प्रतिकूलता और अनुकूल। अनुकूलता। हाँ, शरीर को चाहिए था शरीर से क्या चाहिए सुख वो? और निरंतर सुख। शरीर के पास साधन क्या था? केवल प्रतिकूलता और अनुकूलता। अनुकूलता। तो अब उसने प्रतिकूलता को छोड़कर सारी अनुकूलताओं को लेने की कोशिश की। हम्म। अनुकूलताओं को लेने की कोशिश की तो क्या किया उसने? जितनी अनुकूलताएं ले सकता था उसने ले ली। मन का खाना खाया, मन का एसी हम्म। लगाया। सब कुछ लेने के हम्म। बाद भी क्या मैं की जरूरत पूरी हो गई? नहीं। तो उसने क्या कहा, अब हो सकता है मेरी अनुकूलता किसी की अनुकूलता से बड़ी हो सकता है इस बात पे सुख मिल जाए। हम्म। तो हम्म। उसने उस पे काम करना शुरू किया। फिर उसने हम्म। शुरू किया, हो सकता है 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करके बात बन जाए, तो उसने वो शुरू किया। तो ये एक अंधी दौड़ शुरू हो गई। अगर ओके, मुझे छोटे मेरी से। मेरी मैं की आवश्यकता कहाँ से पूरी होती है वो पता चल जाए, निरंतर सुख का स्रोत मिल जाए, तो शरीर की आवश्यकताएं कितनी रह जाएंगी? बहुत कम। जितनी चाहिए। फिर कौन कह रहा है गाड़ी हम्म। से मत चलो? अरे भैया तुमको जाना होगा तो प्लेन से नहीं चलोगे क्या? लंदन से यहाँ आना हम्म। होगा तो मैं अगर बोल देगा मैं खुश हूं और आपको लंदन आना है तो क्या पैदल आओगे? जिंदा हम्म। रहने का सामान जीने के काम नहीं आता, जीने का काम सामान जिंदा रहने के जिंदा काम। रहने का काम नहीं तो आता। भैया आपको प्लेन से आना पड़ेगा। हम्म। अगर मुझको दिल्ली जाना है और मैं अंदर से विश्वास पूर्ण हूं, मैं अंदर से खुश हूं, तो क्या दिल्ली में पैदल जाऊंगा? हम्म। कार चाहिए होगी भैया। लेकिन तब करेक्ट। कार को लेने के मेरे आधार क्या होंगे? पड़ोसी से बड़ी की मेरी जरूरत। सॉरी। तो मेरी मेरी कार लेने के जरूरत। आधार क्या होंगे? पड़ोसी से बड़ी की मेरी जरूरत। मेरी जरूरत। मेरी जरूरत। करेक्ट। तो क्या बात ये हो रही है कि एक परिवार बैठकर अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण बिना किसी से प्रभावित हुए कर सकता है? क्या हम्म। एक परिवार आपस में हाँ। बैठकर अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण जिंदा रहने और जीवन जीने को अलग अलग मानकर, मतलब संज्ञानशीलता के प्रकाश में क्या एक परिवार अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण किसी दूसरे से बिना प्रभावित हुए कर सकता है? अगर वो कर लेता है तो उससे ज्यादा जब मेरे पास होगा तब मैं संतुष्ट हूं। उससे ज्यादा होगा तब संतुष्ट हूँ। करेक्ट। आपको अगर अपनी आवश्यकता अगर आपको पता चल गई कि मुझको 1 चम्मच चीनी डेली चाहिए, तो घर में 1 चम्मच चीनी होगी तब संतुष्टि मिलेगी कि कम से कम 10 चम्मच होगी तब संतुष्टि होगी? 10 चम्मच से हो गई। हाँ, मतलब मेरी आवश्यकताओं से ज्यादा हो। आवश्यकताओं से ज्यादा का मतलब, भैया मुझे उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई छटपटाहट ना हो। समझ में आ हम्म। रही बात? अगर मुझे 1 किलो आलू चाहिए तो मेरे पास 5 किलो आलू होने चाहिए। इस हम्म। बात के लिए नहीं, इसी को कहते हैं, एक को कहते हैं कोश और एक को कहते हैं संग्रह। क्या कहते हैं? कोश एंड संग्रह। संग्रह का मतलब बिना आवश्यकताओं को पता हुए चीजों को इकट्ठा करना, तो फिर वो हम्म। एंडलेस हो गया। और हम्म। कोश का मतलब है अपनी आवश्यकताओं को पता हुए आवश्यकताओं से ज्यादा एकत्र करना। तो क्या हो गया? ओके। कोश हो गया। ओके। अब भैया मेरी बेटी की शादी होनी है और मुझे पता है मेरी बेटी की शादी आज से 25 साल के बाद होगी, और उस समय लगभग लगभग मेरा इतना रुपए खर्च होगा। हम्म। और वो जो मेरा खर्च होगा वो मैं इस बात पे नहीं तय कर रहा हूँ कि उस समय मानी की शादी क्या हुई होगी। मैं देख रहा हूँ भाई हम्म। मुझे क्या खर्च करना चाहिए। मैंने अपने परिवार में बैठ के बिना किसी से प्रभावित हुए अपनी बेटी की शादी में कितना पैसा खर्च होना है उतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। और उससे 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए ज्यादा होने चाहिए। कोई कंटेंजेंसी हम्म। आ जाए तो, हम्म। कि भैया कहीं एक शादी तय हुई उसका टूट गई और 4 लाख रुपए मेरे खराब हो गए तो मेरे बजट में से ना गड़बड़ हो जाए। हम्म। इतने पैसे की व्यवस्था करना मेरे जिंदा रहने की जरूरत है। हम्म। मेरे पास अगर मेरा ऐसा काम है कि मुझे ज्यादा कार चलानी पड़ती है तो भैया एक कार के सहारे में नहीं रहूंगा। मेरे पास फिर एक बैकअप में छोटी कार होनी चाहिए। करेक्ट।
तो फिर इतना पैसा मैं इकट्ठा करूंगा कि तो मेरी आवश्यकताएं सीमित हैं। तो मैं वो कार इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मुझे उससे खुशी चाहिए, वो खुशी का रास्ता मेरे पास ऑलरेडी है। हम्म। वो मैं ऑलरेडी वो खुश सिर्फ हूं। इसीलिए कहते हैं खुश होने के लिए काम करना या खुश होके काम करना। हम्म। समझ में आ रही बात? अभी हम क्या जी कर सर, रहे हैं, खुश होके काम कर रहे हैं कि खुश होने के लिए काम कर रहे हैं? खुश होने के लिए कर रहे हैं। करेक्ट, बस यहीं पे सारी समस्या है। और जब खुश होने के लिए काम करते हो तो आपको समझ नहीं आता है कि करना मैं को है कि करना शरीर को है। और जैसे ही शरीर के लिए, शरीर की कर्मेंद्रियों से शरीर की इंद्रियों के लिए काम करना शुरू कर देते हो, वैसे ही सारा का सारा मामला ठप हो जाता है। मुझे बताओ, ऐसा कोई आदमी जो अपनी इंद्रियों से कमजोर है, उसको अपने अपने आप में अपने प्रति विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। ऐसे आदमी पर जो अपनी इंद्रियों से कमजोर है, ऐसे आदमी के प्रति जिम्मे जमाने का विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और हम पूरे पूरे इंद्रियों पे ही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जा इसलिए नहीं रहे हैं कि इंद्रियों में सुख नहीं है। इंद्रियों में सुख है, वो सुख भासता है, वो सुख की परछाई है और वो भी जरूरी है। अगर सेक्स में सुख न डाला होता, शरीर देखो ये पूरी व्यवस्था चल रही है, अगर सेक्स नाम की चीज में सुख नहीं होता तो आपको पता है लोग बच्चे ही पैदा नहीं करते। हम्म। करते ही नहीं, बच्चे नहीं होते। अगर खाने नाम की चीज में सुख ना होता तो आपको पता है लोग टेबलेट्स बनाने की कोशिश करते हैं, खाने को अवॉइड करते हैं, कुछ कुछ टेबलेट टेबलेट लगाते हैं अपने। समझ में आ रही बात? जी इसीलिए सर। जो हमारे शरीर की बेसिक चीजें थी उसमें सुख को ऐड किया गया इस शरीर की व्यवस्था को चलाने के लिए। लेकिन वो सुख कौन सा था? वो क्षणिक सुख था, ताकि आप इन जरूरतों को पूरा करें। लेकिन हमने इस सुख को वो वाला सुख समझ लिया जो मैं को चाहिए था, मैं को कुछ और चाहिए था। ये शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता है, ये शरीर की हम्म। अनुकूलता प्रतिकूलता थी, और अनुकूलता को हमने सुख मान लिया, प्रतिकूलता को हमने दुख मान लिया। हम्म। बात समझ में तो आई? बड़ी पिक्चर मैं ये आपको सुख दिखाने की सुख कोशिश कर रहा हूँ। ये सुख भासता हुई कि हमने कर्म में सुख को ऐड कर दिया। भासता का मतलब है सुख का एहसास हो जाना। सुख ओके। जैसे अच्छा लगने का एहसास हो जाना, ऐसे समझो। अच्छा हम्म। लगना और अच्छा होना दोनों अलग अलग बातें हैं ना। हम्म। अच्छा लगने का एहसास होने लगता है, फिर क्या होता है, हम जब संवेदनशील होते हैं तो फिर हम इन्हीं की सुखों के लिए काम करने लग जाते हैं। अपना का तो हमने देख लिया, इससे मिला नहीं, दूसरों के लिए काम करने लगे, वो ऐसे लोग पिसते रह जाते हैं। तीसरा हम्म। होता है संज्ञानशीलता। हम्म। संज्ञानशीलता में जिसमें मैं खुद जानता हूँ, मुझको सुखी रहना आता है, मेरा खुद में विश्वास है, मेरा सम्मान मेरे हाथ में है, मेरी दो रोटी मेरे हाथ में है, मैं किसी से प्रभावित नहीं होता, और मैं ऐसा मल्टीप्लाई करना जानता हूँ, और मैं किसी को हम्म। भी ऐसा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और ऐसा हम्म। मल्टीप्लाई करने का नाम ही जीवन जीना है, और जीवन जीने में मदद करना है। इसी को संज्ञानशीलता बोलेंगे। वरना मुझे बताओ, मैंने अगर बिना किसी चाह के अनजाने लोगों को पिछले 10 सालों से अपने हर बर्थडे पर, अपनी हर एनिवर्सरी पर 2-2 यूनिट ब्लड दिया है, तो मैं अच्छा आदमी कि बुरा आदमी? तो कर्म तो अच्छा है। कर्म तो अच्छा है, लेकिन अब मुझे बताओ, क्या ऐसा खून दे देने से मेरी निगेटिविटी खत्म हुई? नहीं। क्या ऐसा खून दे देने से मेरे अंदर विश्वास बढ़ा? क्या ऐसा हम्म। खून दे देने से मेरे परिवारों में संबंध बढ़ा? या जिसको मैंने खून दे दिया वो अब किसी का खून नहीं चूसेगा? नहीं। तो खून दे देना किसी के जिंदा रहने में मदद कर देनी थी, एक स्तर तक बिल्कुल ठीक काम है ठीक, हम्म। बिल्कुल करना हम्म। चाहिए। लेकिन एक स्तर के बाद मुझे भी जीना आना चाहिए, दूसरे को भी जीना आना चाहिए, मुझे भी जीना आ जाए, दूसरों को भी जीने का रास्ता दिखा पाऊं, जीना कैसे होता है ये बता पाऊं। इस जीने का रास्ता बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन अगर एड्रेस गलत होगा, तुम कितनी मेहनत करेंगे कि वहां पहुंच जाएंगे? पहुंच ही नहीं सकते। नहीं पहुंच सकते। तो अभी बात क्या हो रही है, एड्रेस गलत है, मेरे मेरे जियो कोऑर्डिनेट्स गलत हैं। क्योंकि मेरे जियो कोऑर्डिनेट्स गलत हैं, इसलिए हम गलत लोकेशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पहुंच के वो मिलता ही नहीं जो हमको चाहिए। इसीलिए 60-60 साल लोग काम करते रहते हैं, और जब 60 साल के बाद मर रहे होते हैं, 70 साल के बाद अपनी समीक्षा कर रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं? कहते हैं सुख दुख साथ साथ हैं, जीवन एक संघर्ष है, संसार एक माया है, कुछ समझ नहीं आया है, आया यही है। कह के वो चले जाते हैं। हम्म। और क्या कह के वो जाते हैं? प्यार से रहना, हम्म। संबंधों में रहना,
विश्वास से रहना। कोई मरते समय ये नहीं बोलता पैसे कमा के जाना। कोई बोलता है मरते समय कि बेटा खूब बिजनेस नहीं पे ध्यान देना? कोई कहता है? मरते समय नहीं किसी ने कहा हो बेटा दुकान डेली जाना? कोई कहता है क्या? नहीं कहता। नहीं। मरते समय आदमी यही कह रहा होता है क्या? बेटा विश्वास से रहना, बेटा अच्छे काम करना, बेटा पत्नी का ध्यान रखना, बेटा बच्चों के साथ प्रेम से रहना, बेटा सद्भाव बना के रहना, यही कह के जाता है ना। क्योंकि अंत तक बिल्कुल। उसकी समीक्षा कहीं हो पाती है कि मैंने सब पाया लेकिन मैंने यही नहीं पाया, तो ये कैसे मेरे बच्चे ही पाले। हम्म। तो अभी कर क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ हम केवल एक ही विधि से आगे बढ़ सकते हैं, समीक्षा विधि से। हम समीक्षा विधि से ही आगे बढ़ सकते हैं और किसी विधि से आगे नहीं बढ़ सकते। समीक्षा विधि का मतलब क्या हुआ कि मुझे जहां से सुख नहीं मिल रहा है उस जगह को देख लेना कि क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं निरंतर और निरंतर केवल सुख के लिए ही करते हैं। इस बात में किसी को डाउट हो तो बताए कि हम जो भी करते हैं आज तक जो भी किया वो अपने ही सुख के लिए किया, अपने सगे बेटे के सुख के लिए भी मैंने आज तक कोई काम नहीं किया। इसमें अगर किसी को भी डाउट हो तो पूछे, या इसके विपरीत में अगर कोई बात आपके मन में आती हो कि नहीं मैंने तो बहुत लोगों के सुख के लिए काम किया, तो मुझे बताओ एक भी एग्जाम्पल अगर आपकी लाइफ का हो बताओ जब आपको लगता है कि मैंने किसी दूसरे के सुख के लिए काम किया। किसी को लगता हो इस बात में कोई डाउट है? इसको मैं एक फैक्ट बोल रहा हूं, एज अ फैक्ट कि हमने आज तक जितने भी काम किए वो सब अपने सुख के लिए किए, बिना सुख के लिए कोई काम हम करते ही नहीं। तो सुख तो डाउट हो? हमें, अगर हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं या हम अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं या बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, उसमें भी सुख तो हमें ही चाहिए होता है। क्योंकि अगर वो कुछ उल्टा जवाब दे दें तो हम बोलते हैं कि इतना कुछ किया और उल्टा जवाब दे रहे हैं। तो अगर हम सब तो कुछ सुख के लिए ही कर रहे हैं तो भाई हम बेटे के लिए अगर नहीं करेंगे तो दुख किसको होगा? मुझको ही होगा ना। करेक्ट। लोग कहते हैं, अभी अभी आप लोग बोल नहीं रहे, लोग बोलते हैं मैंने अपने पापा के कहने पे शादी कर ली, मैं तो बीटेक करी थी और बीटेक करके मुझे जॉब करनी थी और मैंने पापा के कहने पे शादी कर ली। तुमने अपने सुख के लिए करी। अगर नहीं करती तो क्या होता? कुछ नहीं तो करती तो जो पापा का दुख होता वो तुमसे देखा नहीं जाता। हाँ, करेक्ट। करेक्ट। तो तुमने की हम्म। अपने सुख के लिए थी। गलत बात है कि किसी और का सुख तुम बोल रहे हो, अपनी सुख दुख के लिए को तुमने। अवॉइड करने के लिए किया हमने। हाँ, आपने दुख को अवॉइड करने के लिए किया। करेक्ट। तो हम्म। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब इतना ही हुआ हमने आज तक जितने भी काम किए हैं अपने सुख के लिए ही किए हैं। और इस बात की समीक्षा करना कि मैंने जो काम कर रहा हूं उससे मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा है, ही समीक्षा है। समीक्षा का मतलब ही यही है, जो मैं काम कर रहा हूं जब मैंने सुख के लिए ही काम किया था तो उस काम से सुख क्यों नहीं मिल रहा है। तो समीक्षा क्या हुआ, इस बात को समझ लेना। इस बात को समझ लेना कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि नियम का विरोध ही दुख है। किसी ना किसी नियम का विरोध हम कर रहे हैं। हम्म। किसी न किसी नियम के विरोध के आधार पर हमारी मान्यताएं बनी हैं। उसके आधार पर मेरे सुख होने का मॉडल बना है, उसके आधार पर मेरे सफलता का मॉडल बना है। नियम के विपरीत अगर बना होगा तो वो चलेगा नहीं। तो ये अब समीक्षा करना है कि आखिर क्यों मैं निरंतर सुख में नहीं हूं। अब तो पता चल हम्म। गया इधर उधर का। हम्म। ये समीक्षा करते रहना है। इस बीच में हम लोग बहुत ढेर सारी बातें और करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों नहीं होता, वो तो करते रहेंगे, लगातार तो करते। हमें बस ये देखना है कि अब हमें जहां से भी सुख मिल रहा है, बेसिकली वो सुख नहीं मिल रहा है, हमें हमें वो देखना है, राइट? या आपको जहां ये से हम देखना है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहली चीज आपको ये समझ में आनी है कि मैं जिंदा हूं कि जीवन जी रहा हूं। पहली चीज समझ में हम्म। आनी है। दूसरी ठीक चीज है। ये समझ में आनी है कि मैं जिंदा रहने का सामान से जीने की खुशी तो नहीं ढूंढ रहा हूं, और जीने के सामान से कहीं जिंदा तो नहीं रह लेना चाह रहा हूं। भैया वो मुझे, आपने भैया, संज्ञानशीलता जो बोला। हाँ मुझे जाना है यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली जाने पे मैं कहूँ मेरे अंदर बहुत विश्वास है। अरे भैया उसके लिए कार चाहिए, विश्वास नहीं चाहिए। हम्म। तो जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता, जीने का सामान जिंदा रहने के काम नहीं आता। ठीक है। ठीक है। तो ये हम्म। डिफरेंशिएशन क्या हम कर पा रहे हैं कि मैं जिंदा हम्म। हूं कि जीवन जी रहा हूं? इतना हम्म। डिफरेंशिएशन अगर हम कर पाए, फिर मैं सुख की चाहना से काम कर रहा हूं या मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो मेरा कर्तव्य था, वो अपने फ्रेमवर्क कर रखा था हम्म। ना, रोल प्ले जी। वाला कर रखा है हम्म। अपने फ्रेमवर्क। तो जिसने जिसने कर रखा होगा अब इस बात से उस फ्रेमवर्क को आप रिलेट कर पाओगे। कोई बात करेक्ट। नहीं, पहले हो, कोई बात नहीं, आपकी परेशानी। अब वो जो रोल प्ले वाला फ्रेमवर्क है उसको इस बात से कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अब कर पाओगे इस बात से रोल प्ले वाले फ्रेमवर्क को कनेक्ट, क्योंकि तब जब आप रोल क्योंकि प्ले वाला। वहां पर कुछ अधूरे क्वेश्चंस थे जब हम वो फ्रेमवर्क्स कर रहे थे ना, तो अभी भी वो हैं दिमाग में, शायद वो अभी क्लियर होंगे।
हाँ, वो क्यों? भाई आप बात समझो कि हर एक चीज एक स्तर पे आके क्लियर होती है। जब तक आपके मन में वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा तब तक वो क्लियर करने का कोई फायदा भी नहीं। और ये जो सुखमीत हमने ये एक नई जर्नी शुरू करी 2-3 क्लासों से, ये हम करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हम्म। अभी भी मुझे नहीं था ना कितने लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेमवर्क किए, कितने लोगों ने नहीं किए। क्योंकि हो क्या रहा है कि मैं अगर एक को बताना है, दो को बताना है, तो एक दो को तो मैं फोन पे भी बता सकता हूँ, है ना? अगर मैं करेक्ट। यहाँ पर बता रहा हूं तो मैं वो चीज बताऊं जो चीज उनकी जरूरत है, ना कि वो चीज जो अच्छी है। अच्छी चीज अलग भी हो सकती है, जरूरत चीज अलग भी हो सकती है। ये चीज अच्छी है, उनकी जरूरत है, लेकिन उनकी जरूरत तब होगी जब उनकी नीचे की जरूरत पूरी हो जाएगी। मान लो एक कोई नाम पकड़े, अगर ये भी नाम लेना किसी का गलत हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी फ्रेमवर्क नंबर 2 पे है और फ्रेमवर्क नंबर 2 और 3 पर है, और उसको हम ये वाली बात बता रहे हैं, तो एक्चुअली बात उसकी जरूरत तो है, लेकिन उसकी जरूरत हम्म। तब तो आएगी जब वो यहाँ पहुंचेगा। अब हाई हम्म। स्कूल के सवाल को अगर हम क्लास 1 वाले को सिखाने लग जाएंगे, तो क्या क्लास 1 वाले की हाई स्कूल की जरूरत नहीं है? है भाई, उसकी भी जरूरत है, लेकिन पहले 1 to 9 की तो बात पूरी कर लो। अगर मैंने नहीं किया होता तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आप क्या कह रहे नहीं हो। समझ में आता आपको? तो हम यहाँ हम्म। पर आपके जीवन की समीक्षा करवा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम पुराने जो किया, देखो हम समीक्षा विधि से ही आगे बढ़ सकते हैं। हमने अभी तक हम्म। भ्रम की समीक्षा की, अब हम सत्य का मूल्यांकन करेंगे। भ्रम की हम्म। समीक्षा होती है और सत्य का मूल्यांकन होता है। इस भ्रम हम्म। के बाद आप मुझसे पूछोगे कि क्या तरीका होगा, तब मैं आपको कुछ सत्य बताऊंगा, उस सत्य के आधार पर कुछ तरीके बताऊंगा, उसका हम मूल्यांकन करेंगे। तो हम्म। उसका मूल्यांकन हम अपने पुराने वाले तरीकों के आधार पर ना करें, क्योंकि पुराने तरीके जिंदा रहने के आधार के अगर तरीकों से हम जीवन जीने के तरीकों के मूल्यांकन करने लग जाएंगे, तो ऐसे समझो हम एप्पल से अंगूर को तौल रहे होंगे। हम्म। तो ये बात पहले बहुत हो जानी बड़ी जरूरी थी समीक्षा विधि से, कि जिंदा रहना और जीना दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ की जरूरत यहाँ काम नहीं आती। जो जिंदा रहने की स्तर की जरूरत है, उस जरूरत से मेरे पास 2 गुना होना चाहिए, ताकि मैं जिंदा रहने की परेशानी से मुक्त हो जाऊं, करेक्ट, उससे ऊपर सोच सके। उससे ऊपर पर सोच पाऊं। अब अगर मेरे हम्म। पास मेरे घर में इस बात की परेशानी है कि मैं रात में आज क्या बनाऊंगा, तो मैं इस हम्म। बात को मैं कैसे बोलूं उसको कि भी अपने अंदर विश्वास जगाओ? कैसी बात हुई? करेक्ट। मेरे पास इतना पैसा तो होना चाहिए कम से कम मैं 1 साल अगर ना कमाऊं, तो मेरे घर में कम से कम खाने के लाले तो नहीं पड़े। हम्म। इतना तो, ये संग्रह नहीं, ये कोष है। हम्म। भैया मेरा हम्म। इतना जीवन बीमा तो होना चाहिए कि अगर मैं आज ना रहूं, तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कुछ ठीक ठाक जिंदगी जी लें। हम्म। भैया ये संग्रह नहीं, ये कोष है। हम्म। संग्रह का मतलब क्या हुआ? संग्रह का मतलब है देश के हर शहर में मेरे 4 फ्लैट। हम्म। लेकिन अगर मेरे शहर में मेरा एक मकान नहीं है भैया, तो ये संग्रह नहीं है, ये कोष है। हम्म। समझ में आ रही बात? आवश्यकताओं की समझ हाँ, है लेकिन हमें। मेरा ही घर संगमरमर का बन जाए जिसमें मैं मरमर के जीऊं, हम्म। ये बेकार बात है। हम्म। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, ये बात बड़ी जरूरी है। और इसको बिना समझे अगर कोई जाकर के संज्ञानशीलता पे पहुंच जाएगा, तो वो भी अधूरी बात हो जाएगी। करेक्ट। वो भी बड़ी जरूरी है। लेकिन हम्म। अगर समझ हो जाएगी मुझे, तो मैं उसको एक सीमा तक ले जाऊंगा। भाई दवा हम कब तक खाते हैं? जिंदगी भर खाते हैं कि बुखार सही होने तक खाते हैं? बुखार सही होने तक। भैया हम दवा में सुख थोड़ी ना ढूंढ लेते हैं। तो जिंदा राइट। होने के सामान में सुख नहीं है। जिंदा होने का सामान एक दवा की तरह है, वो जितनी जरूरत है उतनी मेरे पास, उससे ज्यादा होनी चाहिए। घर में, सबके घर में आपके फर्स्ट एड बॉक्स होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। अरे भैया ये थोड़ा ना कहता मेडिकल स्टोर खोल लेंगे घर में, हम्म। लेकिन फिर भी फर्स्ट एड बॉक्स होता है। मेरी जितनी शरीर की जरूरतें बेसिक हो सकती हैं, उन सबसे ज्यादा मेरे पास मेडिकल एड रहता है वहां पर। ताकि अगर हाथ कट जाए, फिंगर कट जाए, तो सोफ्रामाइसिन हो। फिंगर कट जाए तो सोफ्रामाइसिन हो, बुखार आ जाए मेरे पास तो क्रोसिन हो, मतलब दवाई होनी चाहिए मेरे पास। करेक्ट। लेकिन हम वेंटिलेटर थोड़ी ना लगवा लेंगे घर में। हम्म। लेकिन हमने भय के स्तर पर सामाजिक भय और सामाजिक सम्मान के स्तर पर हमने अपने घरों में वेंटिलेटर लगवा रखे। वेंटिलेटर का मतलब इतना सामान, इतना सामान, इतना सामान, इतना सामान, इतना सामान, कि दीपावली के दिन सफाई करना मुश्किल। हम्म। किस लिए? आवश्यकता पता नहीं, उससे सम्मान, उससे सुख। तो फिर मैं कह रहा हूं, इस बात को कोई गलत ना ले कि मैं सम्मान का विरोधी हूं, मैं आपसे कह रहा हूं नहीं जाके साधु बन जाए ना। मैं कह रहा हूं अपनी आवश्यकताओं को समझकर
उनको पूरा कर लो। फिर मैं की आवश्यकताओं के लिए जहां तुम लग जाओगे और जहां मैं की पूरी करने लग जाओगे, सामान इतना आएगा कि तुम्हारे रोके नहीं चुकेगा। मुझे बताओ, मैं एक स्कूल हूं, अगर स्कूल में जो मैं बातें कर रहा हूं, अगर मैं कोई ऐसा मॉडल निकाल लूं कि मैं ऐसे बच्चे तैयार भी करने लग जाऊं स्कूल से, तो मुझे बताओ मेरे स्कूल में जो पैसा आएगा वो किसी दूसरा स्कूल वाला कभी तुलना कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम्म। क्या मैंने पैसे के लिए काम किया? नहीं। नहीं किया। भैया वो बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगा। वो बाई हम्म। प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगा, कौन रोक पाएगा? करेक्ट। तो मैंने प्राइवेट जेट के लिए काम किया तो प्राइवेट जेट पाया, तो मैं न जाने कितनों का शोषण करूंगा। और मैंने हम्म। संज्ञानशीलता पाई, संज्ञानशीलता देते देते मेरे पास प्राइवेट जेट आया, तो वही प्राइवेट जेट अब मुझे मदद करेगा कि मैं अमेरिका भी जाके सेवा कर पाऊं। करेक्ट, और चला भी जाएगा तो चला कुछ भी जाएगा। नहीं होगा। अमेरिका हम्म। जाकर भी मैं कर पाऊंगा। और जाने का हम्म। कोई हम्म। साधन नहीं, चला कैसे जाएगा? नियम के हम्म। विरोध में हम्म। कैसे कोई आ जाएगा? नियम है हम्म। कि जब तुम सेवा करोगे तो बदले में कुछ मिलेगा। भैया मैं हम्म। आपका कोर्स चला रहा हूं, तो बदले में आपने मुझे कुछ दिया था, नहीं दिया था? हम्म। तो दोगे ही दोगे। तो जो बदले में मिलेगा वो इतना होगा, इसी को बोला प्रतिफल। क्या बोला? प्रतिफल। प्रतिफल। हम प्रॉफिट के लिए नहीं, प्रतिफल के लिए काम करें। समझ में आया? जो बाय डिफॉल्ट आगा आएगा। भाई डिफॉल्ट आएगा, प्रतिफल आएगा। चूंकि हम्म। फल सामने वाले को मिला है इसलिए मिला, तो आदमी खुशी खुशी देता है। आदमी हम्म। ऐसे देता है, यार मजा आ गया, क्या बात हम्म। है, मजा आ गया, आपने तो जिंदगी बदल दी। कभी कभी आप जाते हो और किसी को आप दे के आते हो खुशी से, क्या बात है भाई, मजा आया यहाँ पैसा देने में। और कभी कभी आपको लगता है सामान मिला, पैसे भी दिए, लेकिन यार ठग गए। हम्म। तो ज्यादातर लोग बाजार से सामान खरीद के ठगा ठगा महसूस करते हैं, कि ऐसा महसूस करते हैं कि जितना पैसा दिया उतना सामान मिला। ज्यादातर क्या, हमेशा सोना आज की डेट ठगा में, ठगा। आज की डेट में हम्म। धनतेरस में 1,33,000 में सोना खरीद के हम्म। लोगों को हम्म। ठगा ठगा सा महसूस हुआ, या लगा कि भैया संतुष्टि मिली? ठगा ठगा सा महसूस होगा। फिर बताओ। और ऐसा अगर हम जिएंगे, तो फिर कोरोना में अगर एक ऑक्सीजन सिलेंडर 2 लाख का बेच दिया जाए, तो उस बात में हम्म। किस बात का दुख? करेक्ट। बताओ। तो आज हम लोगों ने जिंदा रहने और जीवन जीने पे बहुत विस्तार से बात की ना? जी सर। जिंदा रहने और जीवन रहने पे बहुत विस्तार से बात की। आज तक हम जिंदा रहने को जीवन जीना बोलते आए कि नहीं बोलते आए? बिल्कुल पता ही नहीं था, एक्चुअली इसी को सब सुख मानते हैं। ज्यादातर लोग जो कहते हैं मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, वो सब जिंदा रहने के स्तर पर हैं कि नहीं है? हम्म। क्या 1,000 करोड़ की कंपनी बनाने के बाद भी लोगों का विश्वास हिलता है कि नहीं हिलता? बिल्कुल हिलता है। क्या पूरे पूरे देश के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी लोगों को डिप्रेशन की गोली की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? बिल्कुल पढ़ते हैं। तो फिर वो जिंदा है कि जीवन जी रहे हैं? जिंदा है। जिंदा। हम खुद देर मेरे बना लेंगे, कल बहुत सब काम हमें को करना है। हाँ, आप टेंशन नहीं लीजिए, खाना उनको देखना पड़ेगा कि जिंदा रहने के स्तर पर, जिंदा, और जब हम जिंदा रहना बोल रहे हैं तो उसमें जीना शामिल नहीं है, लेकिन हम जीना बोल रहे हैं तो उसमें जिंदा रहना शामिल है। एग्जैक्टली। हम्म। जीना रहने में जिंदा रहना शामिल है, लेकिन जिंदा हम्म। रहने में जीना शामिल बिल्कुल नहीं है। हम्म। नेक्स्ट स्टेप है वो। नेक्स्ट स्टेप। स्टेप। तो पहले जिंदा रहना आएगा कि पहले जीना जीना आएगा, जीवन जीना आएगा? पहले पहले जिंदा रहना। जीवन जीना। एक्चुअली पहले जिंदा रहना आएगा, और ये परिवार की जिम्मेदारी है कि हम्म। बच्चे को 18 साल पहुंचाते पहुंचाते, बच्चे को 18 साल पहुंचाते पहुंचाते जीवन कैसे जीना है सिखा दिया जाए, क्योंकि 18 साल तक उसके जिंदा रहने की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? पेरेंट्स की। परिवार। पेरेंट्स के हाथ। तो उसको जब तक जिंदा रहने की कोई टेंशन ही नहीं थी, 18 साल तक उसको जीवन जीना सिखा दिया जाए, और जिसको जीवन जीना आ गया उसको जिंदा रहने में कभी समस्या आएगी? नहीं। हाँ, उसको जिंदा रहने का सामान तो ऐसे ही मिलेगा, हम्म। जिंदा जीवन जीना तो आ जाए। लेकिन आज की स्थिति में जब हम ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं, जब आज हम व्यापार में फंसे हुए हैं, घरों में फंसे हुए हैं, झंझटों में फंसे हुए हैं, और इस समय हम दिन भर अपने व्यापार में फंसे हुए हैं, व्यापार के एक मॉडल में फंसे हुए हैं, यहाँ पर हम इतने इतने कीचड़ में फंसे हुए हैं। यहाँ से हमको धीमे धीमे आउट ऑफ एग्जिट लेना पड़ेगा, धीमे धीमे बाहर आना पड़ेगा, और हमको देखना पड़ेगा कि मैं कीचड़ से धीमे धीमे बाहर आ रहा हूं, लेकिन मेरा बच्चा कीचड़ में फंसना ही ना पाए। भैया, हम्म। बच्चा पैदा होता है तो सुखी पैदा होता है कि दुखी पैदा होता है?
सुखी। सुखी पैदा होता है। तो सुख से सुख की ओर ले जाए, या सुख से पहले दुख की ओर ले जाए फिर सुख की ओर ले जाए? सुख से सुख। तो मतलब बच्चे को सुख से सुख की ओर ले जाना है। हम कहाँ जाएंगे? पहले सुख से कहाँ आए? दुख में। अब दुख से कहाँ जाएंगे? सुख में। तो भैया ये कोई अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम नहीं है कि 40 साल खराब करने के बाद करे। ये राइट। बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम है जो बच्चे को 5 साल से दें, और 18 साल आते आते, जब तक उसके जिंदा रहने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, उसके जिंदा रहते हुए उसके शरीर का पोषण संरक्षण करें और उसको संज्ञानशीलता दे दें, और 18 साल के बाद जब वो बाहर निकले तो संज्ञानशीलता से जीवन जी पाए। और जो संज्ञानशीलता से जीवन जी लेगा, उसके बाद पैसे की, साधन की, अपने शरीर को बनाए रखने की कोई कमी होगी कभी? नहीं। बात खत्म हो। यही पेरेंटिंग है, यही शिक्षा। आप बताओ, हम्म। इससे कम में कोई बात बनती है? नहीं। और इससे ज्यादा कुछ होता है? नहीं। नहीं। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं, इससे में कम में कुछ बनता नहीं। यही पूर्ण है, यही नियम है, यही शाश्वत है। अब इसमें जहां कहीं भी कोई कमी हो, ये सही है, सही का मॉडल मिल गया। जांचने का एक ही तरीका, खुद में जांच लो, पड़ोसी में जांच लो, पूरे समाज में जांच लो। अगर कोई चीज मेरे टेस्टर पे फिट बैठती है तो पहला लेवल पास किया, मेरे पड़ोसी के टेस्टर पे फिट बैठती है, दूसरा परीक्षण हो गया, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, मतलब पूरी दुनिया में फिट बैठती है। ये बात कि एक आदमी सदा खुश रहे, सदा सम्मान में रहे, सदा विश्वास में रहे, सदा वो अपने पे नियंत्रण में रहे, किसी से प्रभावित ना हो, उसको जिंदगी जीनी आए, जिंदा रहने का सामान, इतनी स्किल हो कि जिंदा रहने का सामान कमाना आ जाए, क्या ऐसा सबकी चाह है कि नहीं है? बिल्कुल। बात खत्म हो गई। जो सबकी चाह है वो यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल जो है वो सबको ही चाहिए। और अगर कोई चीज यूनिवर्सल है, तो अस्तित्व, अगर पूर्ण हम बोलेंगे कि अस्तित्व पूर्ण है, और अस्तित्व में हर चीज के लिए नियम है, तो ये अस्तित्व इतना अपूर्ण नहीं हो सकता कि ऐसी चाह जो 800 करोड़ लोगों में हो, जो अभी तक पैदा हुए सारे लोगों में हो, उस चीज का कोई नियम अवेलेबल ना हो। हम्म। प्यास कितनों को लगती है? सबको लगती है कि नहीं लगती? सबको लगता तो है। प्यास सबको लगती है, तो पानी पहले अवेलेबल था, या तो फिर तुम पैदा हुए कि तुम्हारे पैदा होने के बाद पानी आया? पानी पहले पानी है। पहले। क्या सबको भूख लगती है कि नहीं लगती? हम्म। तो फिर लगते। खाना पहले अवेलेबल था, फिर तो आदमी धरती पर आया, कि पहले धरती पर आदमी आया फिर खाना बना? पहले खाना अवेलेबल था। क्या, मुझे बताओ, ऑक्सीजन सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। तो पहले ऑक्सीजन थी तब आदमी आया, कि आदमी आ गया फिर ऑक्सीजन ढूंढी गई? पहले ऑक्सीजन आई। करेक्ट। इसका मतलब जो मेरी बेसिक जरूरतें हैं, जो एक आदमी की जरूरतें पैदा होते हुए समय हैं, वो जरूरतें पैदा होने से पहले ही पूरी होती हैं। हम्म। पैदा होने से पहले माँ के छाती में दूध आता है कि पैदा होने के बाद आता है? पहले। पैदा होते ही आ जाता है ना। हम्म। तो मेरे भाई बताओ, मेरी जो जरूरतें हैं, वो मेरे बेसिक जरूरतें मेरे पैदा होने से पहले ही हैं। आ जाओ। तो मैं सुख हम्म। रह पाऊं, मैं विश्वास से रह पाऊं, मैं सम्मान से रह पाऊं, और मैं जिंदा रह पाऊं, मैं जीवन जी पाऊं, इसके नियम, इसके तरीके मेरे पैदा होने से पहले बने होंगे कि मेरे पैदा होने के बाद मुझे बनाने पड़ेंगे? पहले बने बने हैं। होंगे, बस हमें उन्हें ढूंढना है। तो मुझे समझना है कि हम्म। बनाना है? समझना है समझ बस। लोग क्या लीजिए। करने पे लगे हैं? बनाने में बनाना। लगे हैं। बस इतनी ही गलती है, और कुछ नहीं। बनाने पे लगे हैं, जिसको समझना है उसको बना रहे हैं। हम्म। समझ में आई बात? जी सर। यस। बोल, और कुछ पूछना है? सर अपने भाव और विचार में डिफरेंस बताना था। बताने के लिए इतनी बातों को एक बार फिर से रिकैप करना बहुत जरूरी था। ओके। अगर इतनी बातों को रिकैप नहीं करते तो भाव और विचार समझ नहीं आते, उसको बताने का कोई मतलब नहीं था। आप समझ एक बार सकती थी, मैं बात को मान सकता हूँ, लेकिन बाकी लोग जो पिछली बार नहीं आए थे, या कहीं पर कुछ बात रह गई, दीपावली का देखो वीक है, हो सकता है पिछली बार वाले वीडियो को सही से देखा ही ना हो दोबारा, हो सकता है ध्यान ना दे पाए हों, दीपावली का वीक था, इस वीक थोड़ी छुट्टी मिलेगी, हो सकता है इन दोनों वीडियो को और ध्यान से देख पाए। इन दोनों वीडियो को अगर ध्यान से देख लेंगे तो थोड़ी गहराई से बात स्वीकार हो जाएगी, थोड़ी गहराई से बात स्वीकार हो जाएगी, समीक्षा हो जाएगी। समीक्षा का मतलब क्या हुआ? पुरानी चीजों पर प्रश्न उठ जाएंगे, और हम पुराने तरीकों से खाली हो जाएंगे। पुराने तरीकों से खाली हुए बिना नए तरीके मिल आ पाएंगे अंदर? नहीं। ठीक है। तो इसीलिए नहीं बताया था कि थोड़े और खाली हो जाए।
आज हमने खाली करने की ही थोड़ी और कोशिश की। ओके। और कोई प्रश्न? हेलो सर। बताओ इसलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि जीवन जीने का तरीका अगर खुद को ही नहीं आएगा तो 18 साल तक इंसान बच्चे को कैसे सिखा पाएगा? इसीलिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं कि आप सीख जाएं तभी बच्चों को सिखा दें। और क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला मॉडल भी होना चाहिए, अभी तक नहीं था, हम्म। अब हम इसको बना लें। नहीं था इस बात को लेकर के कब तक रोएंगे, हम बनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब मेरे पास तरीका आ जाएगा तो हम अपने बच्चे को दे देंगे, और हमारे बच्चे हमारे बच्चों को दे देंगे। तो अब परंपरा जो पहले आस्था की थी, डर की थी, या फिर पिता मानी की थी, अब मनमानी की है। देखो हम पिता मानी से मनमानी तक पहुंचे हैं। पहले पितामानी कर लेते थे, अब क्या करते हैं, मनमानी। तो मान पितामानी से मनमानी तक पहुंचे हैं, अब मनमानी से बुद्धिमानी तक पहुंच जाए। ना बात पितामानी से बनी थी, बनी होती तो बनी रह जाती। और मनमानी से कैसी चल रही है आप देख ही रहे हैं। मनमानी तो बड़ी छोटी चीज है। अभी जाओ और पंखे और दुपट्टे का सदुपयोग कर लो, कितनी देर लगती है। मनमानी कर लो, करी है लाखों लोगों ने। मनमानी कितनी देर लगती है भैया? 6 महीने की बच्ची को रेप करने में कितनी देर लगती है? जाओ पार्क में ढूंढ लो, कोई ना कोई बच्ची मिल ही जाएगी। कितनी देर लगेगी? तो मनमानी करना तो बड़ा आसान है। मुश्किल तो तब है जब बुद्धिमानी की जाए। और मुश्किल भी नहीं है एक्चुअली, उसका रास्ता अलग है। तो जैसा आपने पूछा, तो हम पितामानी से मनमानी तक पहुंचे हैं। और इसने यहाँ पिछले 50 सालों में हमने बड़ा विकास किया है। 50 सालों में अगर आप देखोगे, हमारा वो देश जहां पर साक्षरता 12% होती थी, 10% होती थी, आज हम पिछले 50 सालों में विकास क्रम ही है कि आज हम साक्षरता 80%, 70%, 65% पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। हमने पढ़ाया है, लोगों को विज्ञान समझ आया है। हमने पढ़ाया है, लोगों को अर्थशास्त्र समझ आया है। हमने पढ़ाया है, लोगों को समाजशास्त्र समझ आया है। लेकिन समाजशास्त्र समझ के समाज को सही करना नहीं आया। अर्थशास्त्र समझ के अर्थ को सही करना नहीं आया। विज्ञान पढ़कर विज्ञान का सदुपयोग नहीं आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम समाजशास्त्र पढ़ा पाए, जब हम डॉक्टर बना पाए, जब हम इंजीनियर बना पाए, तो हम अच्छाई भी उसमें जोड़कर अच्छे डॉक्टर भी बना सकते हैं। बस शिक्षा को थोड़ा सा मोड़ने की जरूरत है। तो 50 सालों में अगर हमने ये किया, तो अगले 10-20 सालों में ये भी कर लेंगे। क्योंकि जो 1000 सालों में नहीं होता है वो 100 सालों में हो जाता है। जो 100 सालों में नहीं हुआ होता है, जो पिछले 1000 सालों में नहीं हुआ होगा, वो पिछले 100 सालों में हुआ होगा। जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ होगा, वो पिछले 20 सालों में हुआ होगा। जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ होगा, वो अगले 2 साल में हो सकता है। तो हजारों सालों की यात्रा, ये मानव के पास एक शक्ति है कि हजारों साल जो मानव काम करे, उसको 1 मिनट में उसका इवेल्युएशन कर सकता है और उसको छोड़कर उससे आगे बढ़ सकता है। हाँ या ना? हाँ। हजारों सालों जो हमने गलतियां की हैं, हजारों साल जो हम काम करते आए, 1 मिनट के अंदर हम हजारों सालों के मूल्यांकन करके 1 मिनट में उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो हम छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारी परंपरा बढ़ेगी। हम अपने बच्चे के लिए जिम्मेदार हैं, बच्चा आगे बढ़ेगा। जिनके लिए जिम्मेदार हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, वो सब आगे परंपरा बनाएंगे। पता ही नहीं चलता कभी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता। और फिर ये कौन कह रहा है कि मैं आज शुरू करूंगा और कल सुबह समझदारी प्रकाशित होकर पूरा विश्व प्रकाशित हो जाएगा? हो जाएगा, ये पक्का है। जब विज्ञान हो गया तो ये भी हो जाएगा। और आज हम ये कर पा रहे हैं, तभी कर पा रहे हैं। आज से 500 साल पहले अगर हम लोग मिले होते, शायद इन बात को करने का कोई स्कोप ही नहीं होता, कोई जगह ही नहीं होती, कोई आधार ही नहीं होता, क्योंकि तर्क ही नहीं होते। आज तर्क है। 500 साल पहले लोग मारने के लिए तैयार हो जाते अगर किसी के आस्थाओं पे आप चोट पहुंचा देते। आज ये स्कोप है कि लोग बात करने को तैयार हैं। लोग इस बात को बात करने के लिए तैयार हैं कि जब विज्ञान में ये हो सकता है, जब विज्ञान में ये हो सकता है कि हम आइंस्टीन की थ्योरी पे क्वेश्चन उठा दें, जब विज्ञान में ये हो सकता है कि हम पाइथागोरस की थ्योरी पे क्वेश्चन उठा दें, तो फिर हमारे धार्मिक परंपराओं में भी ये हो सकता है कि हम उस पर क्वेश्चन उठा दें। क्यों वहां पर रूढ़िवादी थी? क्यों? क्योंकि वो मान्यताओं पे चल रही थी। मानते हम वही हैं जिसको समझते नहीं है। आज क्वेश्चन उठाने का मतलब है उसको गलत साबित करना नहीं। फिर मेरी बात को गलत मत ले जाइएगा कि मैं जब बोल रहा हूँ धर्म पे प्रश्न उठा दो, मैं बोल रहा हूँ परंपरा को प्रश्न उठा दो, तो मैं बोल रहा हूँ परंपरा को गलत साबित कर दो। नहीं, परंपरा क्यों बनी थी, क्या उसकी जरूरत थी, उसके पीछे क्या कारण थे, उनको उजागर कर दो, ताकि वो परंपरा जो मनमानी से चल रही थी, वो परंपरा आज के बाद समझदारी और बुद्धिमानी से चलने लग जाए। बात समझ आ रही? सो आपने, यस सर। बोलो। सर इसको एक किसी एग्जाम्पल के साथ बताइए। एग्जाम्पल के साथ आपको बताएं? जैसे एग्जाम्पल के साथ आपको बताएं, बिल्ली रास्ता काट जाती है। अब बिल्ली रास्ता काट जाती है, बिल्ली रास्ता काट जाती है, आपको आगे नहीं बढ़ना।
अब इसको मानने वाले लोग दिन पर दिन कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? कम हो रहे हैं। बढ़ कम रहे हो रहे हैं। हैं। मतलब बिल्ली रास्ता काट जाती है, इस बात को मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं कि न मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं? न ना मानने मानने वाले। वाले लोग बढ़ रहे हैं। आपको पता है, इस समय दुनिया का दूसरा जो सबसे बड़ा धर्म है, वो उन लोगों का है जो धर्म ही को नहीं मानते, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इससे पहले जो धार्मिक चीजें थी, वो सही थी या गलत थी, उनका कोई भी आधार कहीं पर नहीं था। तो बात किस बात की बन रही है भैया? मुझे जीना समझ में आ जाए, मुझे जिंदा रहना समझ में आ जाए, मुझे जीने के तरीके समझ में आ जाए, मुझे जिंदा रहने के तरीके समझ में आ जाए, मुझे नियम समझ में आ जाए, और नियम के आधार पर मैं खुद अपने जीवन जीने का स्वरूप बना पाऊं। जो अभी तक का धर्म है, वो जीवन जीने का एक स्वरूप है कि ऐसे जीवन जिया जाए, और ऐसे जीवन जिया जाए किसी ने एक बना दिया, वो बहुत समझदार रहा होगा, उसके पास बहुत तरीके होंगे, लेकिन उसने आगे डूज एंड डोंट्स को बढ़ाया, उसकी मजबूरी रही होगी, उस समय लोग नहीं समझ सकते थे। आज चूंकि समझने वाले हैं, पीछे का प्लेटफॉर्म गायब है, लोगों ने प्रश्न किए, उत्तर नहीं मिले, वो सब गिरते चले गए, इसलिए हमारा समाज ढहता चला गया। आज जरूरत है कि हम खुद अनुसंधान करें, आज हम खुद ढूंढ सकते हैं, आज मेरे पास खुद तर्क हैं, तो हम अपने जिंदा रहने और जीवन जीने के स्तर को ढूंढें, नियम को पहचानें, और अपना जीवन जीने का स्वरूप डिसाइड करें। समझ में आ रही बात? समझ में आई? यस सर। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था। हम्म। सर ये आपने कहा कि जीवन, सॉरी, जिंदा रहने के लिए जो साधन जुटाने का जो सामान है, हम्म। वो वो उसके लिए भी क्या हमें मतलब वेट करना चाहिए अपना पैशन ढूंढने का, या? वो अगर खुश रहने का साधन है, तो पैशन वैशन हाँ। ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। अगर वो आपकी जरूरत है, तो पैशन वैशन पीछे हो जाएगा। बात समझ में आ रही? पैशन का हाँ, मतलब क्या हुआ? पैशन का मतलब है कि मुझे उस काम से खुशी मिलती रहे। करेक्ट सर, मतलब मैं उस काम से बोर ना हूं और मतलब उससे गलत फायदा ना उठाऊं। भैया बात इतनी हो रही है कि मैं जब निरंतर सुख में हूं, तो मैं बोर हो सकता हूँ किसी चीज में? नहीं। नहीं हो सकता हूँ, हो ही नहीं सकता हूँ। तब ये बात आई जब वर्ण व्यवस्था थी भैया। ऐसे ही वर्ण व्यवस्था लोगों ने स्वीकार कर ली क्या? अरे भैया, संज्ञानशील लोग थे, उनको पता था मैं की जरूरत क्या है। मैं की जरूरत के बाद, मैं निरंतर सुख रहने के बाद, मैंने देखा कि मैं क्या अच्छा काम कर सकता हूँ, पूरी व्यवस्था में क्या सहयोग कर सकता हूँ। तो मैंने देखा भैया, मैं तो केवल सफाई ही कर सकता हूँ, तो सफाई करने को भी मैंने पूरे चाव से स्वीकार किया। समझी बात? वरना किसी सफाई नहीं करने तो। को कोई स्वीकार करेगा अगर उसमें सम्मान जुड़ा होगा तो? तब मुझे समझ में आया भैया कि मेरे अंदर वीरता है, और मैं तो सुख हूं ही हूं, मैं तो अमर हूं ही हूं, मेरे अंदर तो सम्मान ही है। अब मेरी वीरता वाली चीज से पूरी व्यवस्था चल सकती है, तो मैंने जान देना भी स्वीकार किया। समझ में आई बात? समझ में पूरी आई? तरह नहीं। नहीं, पूरी तरह नहीं। समझ में आने का मतलब क्या हुआ? मुझे अपनी योग्यता, अगर मुझे समझ में आ गया कि मैं कौन हूं, मेरे सुख कहाँ से मिलता है, तो मेरी मेरी मैं की जरूरत खत्म हो गई। अब शरीर की जरूरत बची। अब शरीर की जरूरत के लिए कोई व्यापार करना ही था, शरीर के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। तो मैंने क्या ढूंढा? अब मैंने ये देखा कि मैं कैसे इस पूरी व्यवस्था में मददगार हो सकता हूं, इस पूरी व्यवस्था में, उस पूरी व्यवस्था में मददगार होने के लिए मेरे पास क्या स्किल था। अब मेरे पास जो भी स्किल था, मैं पूरी व्यवस्था में मददगार होने के लिए लग गया। उस मददगार होने के क्रम में मुझे प्रतिफल के रूप में जो स्वीकार हुआ, उससे मेरा जिंदा रहना हो गया। समझ में आया? यस सर। अब मेरी, मान लीजिए उस समय मेरी स्किल ये थी कि मैं केवल झाड़ू लगा सकता था, तो झाड़ू लगाने का काम मुझे छोटा लगेगा कि बड़ा? बड़ा। बड़ा ही लगेगा। क्योंकि काम हाँ। से सुख है नहीं, काम से सम्मान है नहीं, काम तो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। तो एक स्कूल में व्यवस्था के लिए जितनी झाड़ू जरूरी है, उस स्कूल में व्यवस्था के लिए ही उतना पढ़ाना जरूरी है। करेक्ट सर। लेकिन चूंकि हमने काम से सम्मान को जोड़ दिया, इसलिए झाड़ू लगाने वाले काम को छोटा बता दिया, और पढ़ाने वाले काम को बड़ा बता दिया। हम्म। तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई।
अब जाओ, जाओ आप कहीं पर, तो कहीं ऐसा हो रहा है देशों में, आप देखोगे डेवलप्ड कंट्रीज में आपको सफाई करने वाला कोई मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? करेक्ट सर। नहीं मिलने का मतलब क्या क्योंकि हुआ? उस काम को नहीं, छोटा समझा जाता है। छोटा समझा जा रहा है। करेक्ट। तो कहने का मतलब है जब तक किसी काम को छोटा और किसी काम को बड़ा समझा जाएगा, मतलब हम जिंदा रहने के स्तर पर सारे काम कर रहे हैं, तो फिर तो हमको तुलना करनी ही पड़ेगी। नहीं, बिना तुलना करने बात भी कैसे बनेगी? बिना तुलना करे कैसे छोटे भाई, तुलना अगर जिंदा रहने के स्तर पर हमको सम्मान चाहिए तो तुलना ही से तो आएगा। हाँ। जिंदा रहने के स्तर पर खुशी चाहिए तो तुलना से ही तो आएगी। करेक्ट सर। सर ठीक है। जैसे मैंने फैशन डिजाइनिंग कर रखा है एंड मतलब जैसे बचपन से बड़ा मुझे शौक था कि मुझे यही करना है। पर अब जब मैंने कर लिया है तो मुझे इसके खाली ड्रॉबैक्स ही दिखाई देते हैं कि इससे पोल्यूशन इतना फैलता है और केमिकल्स इतने इन्वॉल्व तो होते आप हैं उसमें कपड़ों की नहीं जाएंगे। रंगाई में एंड ऑल आप में। उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि आपको व्यवस्था नजर आ रही है। आपको जो हाँ। व्यवस्था नजर आ रही है तो आप उसमें नहीं जाएंगे, आपको नहीं, मुझे इसमें नहीं जाना। अब मेरा उसमें जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है तो क्योंकि मुझे देखना लगता है नहीं मुझे नहीं करना। नहीं करना, बिल्कुल सही बात है। मेरा मेरा इंटरेस्ट अगर चाकू चलाने में आ जाएगा तो मैं किसी के पेट में थोड़ा ना भूल दूंगा। मुझे व्यवस्था हम्म। समझ में आ रही है। उस व्यवस्था को चलाने के क्रम में वो व्यवस्था चलती रहे अच्छे से, इस क्रम में मुझे जाना है और मुझे अपने शरीर के लिए भी कुछ करना है। और शरीर को तो चीजें इस प्रकृति से ही मिलेंगी। खाना भैया यही प्रकृति से ही आएगा। रहना इन प्रकृति की चीजों के साथ ही होगा। तो इस प्रकृति में रहकर प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखकर, इसके लिए मुझे व्यवस्था समझ में आनी चाहिए कि व्यवस्था है क्या। तो आगे बात करेंगे व्यवस्था क्या है। जैसे ही व्यवस्था समझ में आएगी, उस व्यवस्था को समझकर जब हम अपने करियर का चुनाव करेंगे तो हम सही कर पाएंगे। इससे पहले हम बात करें भी तो क्या करें। लेकिन करियर का चुनाव करने से पहले, जब बच्चा 18-19 साल का होता है, उससे पहले उसको संज्ञानशीलता होनी चाहिए। जैसे आपको अब आई कि भैया नहीं, देखो ये गलत काम है, नहीं करना मुझे, ये व्यवस्था को खराब कर रहा है, ये संज्ञानशीलता चाहिए जो नहीं है ना पेरेंट्स में ना बच्चों में, तो कुछ भी हो रहा है। आया कुछ समझ में? यस सर। चलो, खत्म करें। खत्म करें क्लास को। शैल वी एंड? चलो, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। अपने कमेंट जरूर थैंक यू डालिएगा। सर। ग्रुप में कमेंट जरूर डालिएगा कैसा लगा। सभी लोग कमेंट नहीं डालते हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। एवरीवन प्लीज ड्रॉप कमेंट कैसा लगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे है एंड हैप्पी थैंक दिवाली यू इन सर। एडवांस। थैंक यू। हैप्पी हैप्पी दिवाली दीपावली। सर। हैप्पी हैप्पी दिवाली टू दीपावली यू इन टू एडवांस। सर। हैप्पी दिवाली। आई होप इस दीपावली में जो दिया अंदर जले वो हमेशा के लिए जले, ऐसा नहीं 5-10 मिनट के लिए जले। थैंक यू।